हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। एंड देखो यार, मैंने एंड्रॉयड की जो प्लेलिस्ट चलाई थी उसमें कई लोग बोल रहे थे उनको जावा ही समझ में नहीं आ रही है, तो उनके लिए बड़ा ही कठिन था मेरे उस लेक्चर्स को समझ पाना। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आपको जावा नहीं आती तो ये तो अलग, फिर तो एंड्रॉयड का बाउंस ही हो जाएगा आपके ऊपर से, जाहिर सी बात है। तो ये रहा, बहुत बंदे बोल रहे थे यार कि क्रैश कोर्स चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए। तो ये जावा का क्रैश कोर्स है। ये वीडियो मेरे ख्याल से मैंने अंदाज़ा लगाया है, पूरा क्रैश कोर्स होगा 4 से 5 घंटे का। और एक ही बार में 4 से 5 घंटे की वीडियो तो नहीं बना सकता मैं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इतना मेरे पास नेट भी नहीं है कि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा 4 से 5 घंटे की। तो हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ, हर एक वीडियो में मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम 1.5 आवर की एक वीडियो होगी और 4 से 5 पार्ट होंगे, यानी कि कुल मिला के 4-5 घंटे टोटल बैठ जाएंगे। पूरा जावा में ख़त्म करा दूंगा क्रैश कोर्स, फ्रॉम जीरो टू हीरो है, ठीक है, एकदम एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए। आपका प्रोग्रामिंग में कोई बैकग्राउंड है या नहीं है, इसके लिए बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। स्पेशली एंड्रॉयड को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है मैंने। और काफ़ी मतलब देखो, जावा तो वैसे बहुत बड़ी है, सिखाने को जाऊँ तो महीनों लग जाएंगे। बट एक होता है ना कि क्रैश कोर्स होता है, उसमें मैं सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें ही लेने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, इतने से काम चल जाएगा। मतलब आपकी गाड़ी को पुश मिल जाएगा बाकी एक बार आप पुश मिल गया तो आप एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे गेट करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो फटाफट अब मुद्दे पे आते हैं। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ें कवर होने वाली हैं वो आपके सामने हैं। टॉपिक्स कवर होंगे, OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, थोड़ा सा इसके थ्योरी में बताऊंगा। और OOP के जो फीचर हैं वो क्या होते हैं, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग अगर क्लेम करती है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और वो चार जो मेन चीज़ है वो है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। वैसे एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन भी है, बट इतना ज़रूरी नहीं है उसको जानना अभी, ठीक है। हम इतना ही देखते हैं, चार। उसके बाद हम वेरिएबल्स देखने वाले हैं, जावा वेरिएबल्स, ठीक है। जावा में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं बेसिकली वो भी देख लेंगे, और इसके टाइप्स क्या हैं, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, फिर डेटा टाइप देखेंगे। उसके बाद ये कुछ चार्ट आपको दिख रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये 1 मिनट, अरे अबे ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो अभी, ठीक है, ले लिया, वापस से छोटा कर रहा हूँ। और आप इसका भी स्क्रीनशॉट अभी लेके रख लो। अरे भैया क्या हो रहा है? अरे हाँ ठीक है, ये मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। बस इतना ही हमें लगना चाहिए स्क्रीनशॉट लेने में, नहीं तो आप स्लो हो। तो इसको वापस से मैं इधर कर रहा हूँ, ये आपके काम आएगी, आप इसको रख लो। ओके, ये क्या हो रहा है? अबे इमेज क्यों नहीं हिल रही? चलो छोड़ो यार, अरे क्या हो रहा है भाई? इमेज, चलो ठीक है, बैक बटन दबाता हूँ, शायद सही हो जाए, ठीक है, फाइन। तो पहले जैसा हो गया, तो ठीक है, ये दो के स्क्रीनशॉट ले लिए। बाकी उसके बाद हम देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये सारा आज के आज इतना सारा हम कवर कर लेंगे भाई, क्रैश कोर्स है, फटाफट ख़त्म करना है, तो इसी स्पीड से चलना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स देख लेंगे, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, एंड फिर देखो इनहेरिटेंस यहाँ पे भी है, यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा ना, यहाँ पे इनहेरिटेंस का सेपरेट चीज़ बताऊंगा। एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। ओके फाइन, सो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो OOP, देखो थ्योरी चीज़ें हैं, आज ज़्यादातर थ्योरी है और प्रैक्टिकल भी होगा अभी इसके, यहाँ से थोड़ा सा मैं बताऊँगा जावा के प्रोग्राम्स लिखकर। देखो OOP जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। जावा को देखो, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट हेयर? ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट का। नाउ अगर मैं बात करूं रियल वर्ल्ड में, ऑब्जेक्ट बेसिकली ये रेफर करता है किसी भी रियल वर्ल्ड की एंटिटी को। थोड़ा सा लग सकता है स्टार्टिंग में कि हाँ यार ये क्या बकवास है, रियल वर्ल्ड की एंटिटी, व्हाट द हेल इज इट। कोई बात नहीं, अभी आपको थोड़ा सा फील आने लगेगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बस, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना बस थ्योरी है, थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो
उसके बाद देखो OOP के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्लासेस होती हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है, देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला जा रहा है, सिंपल। अब ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा आगे चलेंगे, सबर रखो, ऑब्जेक्ट बता दूंगा क्या है। पहले ये देख लो कि OOP में फीचर्स क्या है, मतलब इस जावा, मतलब अगर जावा के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो जावा में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, लाइक उसके अंदर क्लास मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, इनहेरिटेंस एक फीचर है, इससे क्या होता है, इसकी मतलब क्या यूज़फुल है ये देख लेंगे अभी। और इसके अंदर आपको पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगा, और इससे क्या मतलब, इससे क्या मदद मिलती है जावा प्रोग्रामिंग करते समय, किस तरीके से यूज़फुल है, ये एक्चुअली है क्या, ये भारी भरकम जो शब्दों का उपयोग यहाँ पे हुआ है ये है क्या। हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने में तो कॉम्प्लिकेटेड ही है, बट इसका मीनिंग बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन चीज़ जावा वेरिएबल से, जो कि बताने वाली चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि इनको तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्लास ऑन ऑब्जेक्ट्स को, फिर पॉलीमॉर्फिज्म को भी ले रहे हैं, तो इतना तो ठीक है, वहाँ पे लेंगे। तो जावा वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली, जावा वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो वेरिएबल एक कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब कॉमन कंसेप्ट है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे आप कोई सी भी उठा लो, बैश, C++, जावा, नोड.js, कोई सी भी उठा लो, आपको वेरिएबल्स तो पढ़ना पड़ेगा, उसमें वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली, देखो वेरिएबल्स एक समझ लो एक थाली की तरह है। मान लो आपको रोटी खानी है, तो आप रोटी कैसे खाते हो, मतलब क्या रोटी प्लेट में लेके खाते हो, राइट। तो वैसे ही आपके जो प्रोग्राम्स हैं, आप कोई भी प्रोग्राम राइट करते हो, उसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज़ यूज़ करनी होती हैं, और वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए उनको कहीं होल्ड करके रखना पड़ता है। और वैल्यूज़ या डेटा, देखो प्रोग्राम में जो डेटा हम यूज़ करेंगे, लाइक हमारी बॉडी जो डेटा यूज़ करती है वो रोटी, मान लो रोटी डेटा हम खाते हैं, हमारे लिए डेटा रोटी है। प्रोग्राम आपका वैल्यूज़ डेटा खाएगा, बट वो खाने से पहले उसको कहीं टेम्परेरी स्टोर करना पड़ता है, ताकि उसको रिट्रीव करना ईजी हो सके, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होते हैं ना, तो जहाँ स्टोर करके रखना है उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स का रोल बस इतना ही है, जस्ट लाइक अ प्लेट। वेरिएबल्स एक प्लेट की तरह है, जो कि आपकी रोटी जैसे डेटा को होल्ड करके रखने वाला है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, इट डजेंट मैटर। उनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो वेरिएबल्स किसी भी टाइप की डेटा, किसी भी टाइप डेटा, देखो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, मतलब किसी भी तरह का डेटा मतलब डेटा, वो उसको होल्ड करके रखता है, ताकि इन फ्यूचर अपने प्रोग्राम में कभी भी उस डेटा को तुम्हें अगर एक्सेस करना है या उसकी डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उस वेरिएबल के थ्रू, यानी कि उस वेरिएबल से मांगोगे, वो वेरिएबल भैया हमें डेटा ला के दो जो आपको हमने दिया था पास्ट में अपने अंदर सेव कराने के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब देखो वेरिएबल्स तीन तरह के हैं, जो वेरिएबल्स के टाइप्स हैं जावा में वो तीन हैं, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। देखो लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो हम मेथड या फंक्शन के अंदर, मेथड या किसी फंक्शन ब्लॉक जो होता है उसके अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, अभी वेरिएबल बनाते कैसे वो भी देख लेंगे, बट अभी इतना जान लो कि जो भी वेरिएबल हम किसी मेथड के अंदर बनाते हैं तो वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं, और उनका जो स्कोप है, यानी कि उस मेथड के बाहर उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया जा सकता। वो बात अलग है कि अगर मतलब उस वेरिएबल को आप पास करा दो, वो अलग बात होती है, लेकिन डायरेक्टली उस वेरिएबल को अगर आप सोचो कि उस मेथड के बाहर, जिस मेथड में उसको आपने बनाया है, एक्सेस करना चाहो तो नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न कि इनको लोकल बोला जा रहा है, कि एक लोकल एरिया तक ही इनका दबदबा होता है, उससे बाहर इनकी नहीं चलती। और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, ये दरअसल ये आपके जो क्लास हैं, यानी कि ये आपके मेथड के बाहर बट क्लास के अंदर, ठीक है, आपके मेथड के बाहर बट क्लास के अंदर इनको बनाया जाता है, और इनका दबदबा पूरी क्लास में होता है, यानी कि पूरी ही क्लास में कहीं से भी इन तरह के वेरिएबल्स को आप एक्सेस कर सकते हो, इनको बुला सकते हो, इनसे बातचीत कर सकते हो, समझ लो, ठीक है, इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो इन तरह के वेरिएबल्स से, जो कि क्लास के अंदर है और किसी मेथड के बाहर, मतलब हर मेथड के बाहर होते हैं ये, लेकिन होते क्लास के अंदर ही हैं, ध्यान रखना। लेकिन लोकल जो है वो क्लास के अंदर जो मेथड्स है उनके अंदर इनको बनाया जाता है, तो उनसे उन जिस भी मेथड में इनको बनाते हैं सिर्फ उन्हीं तक इनका स्कोप रहता है। और स्टैटिक, सबसे पहली बात यहाँ जान लो भाई, जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको बनाने का तरीका, बस उसमें एक स्टैटिक कीवर्ड लगाना होता है और कुछ नहीं।
अब मैं अभी प्रोग्राम हम बनाएंगे अभी, ठीक है, तो अभी देख लेंगे इन सबको। जो मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ सबको मैं प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा अभी। तो अभी थ्योरी सुन लो, नोट बनाना तो नोट बना लो। अगर आप उनमें से हो जो नोट्स मेकिंग में विश्वास रखते हैं तो भाई नोट बना लो, अच्छी चीज़ होती है। जो भी आपको लगे पॉइंट, जैसे कि एक पॉइंट में बता रहा हूँ कि यहाँ कि लोकल वेरिएबल स्टैटिक नहीं हो सकते, ठीक है। लोकल वेरिएबल जावा में स्टैटिक अलाउड नहीं है, यानी कि अगर आपने किसी भी लोकल वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बनाने की जरूरत करी तो कंपाइल ही नहीं होगा, आपका प्रोग्राम एरर आ जाएगा। तो स्टैटिक वेरिएबल आपके इंस्टेंस वेरिएबल ही होते हैं, यानी कि आप इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं। कैसे, वो भी देख लेंगे। अब वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। देखो, वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल को बनाना, उसको वजूद में लाना। एंड इनिशियलाइजेशन यानी कि देखो वेरिएबल वजूद में आ चुका है, जी हाँ, बट अभी वो कुछ भी डेटा होल्ड नहीं करता। यानी कि हमने वेरिएबल को बना दिया बट उसको कुछ अभी डेटा नहीं दिया, और जब उसको हम डेटा देंगे तो उस प्रोसेस को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल को बनाना वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, और वेरिएबल को कुछ डेटा देना वो हो गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब देखो, जो डेटा हम वेरिएबल को देंगे होल्ड करने के लिए, उसमें उसके कई टाइप्स होते हैं जावा में, जिसके मेजर 2 टाइप्स हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। और ये एक चार्ट है जिसका मैंने कहा था आपको स्क्रीनशॉट लेने को। इसमें देखो तो देखो 2 यहाँ पे, एक प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में भी 2 तरह के डेटा है, बूलियन और न्यूमेरिक। बूलियन में एक सिंपल बूलियन टाइप है, न्यूमेरिक में कैरेक्टर और इंटीग्रल 2 आते हैं। और मतलब चार्ट को बिल्कुल नैरो डाउन तो 8 हैं कुल मिला के आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप। बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ठीक है। बूलियन आपका 1 बाइट लेता है, इनका मतलब मैं वो बता रहा हूँ, इनका जो साइज़ है मेमोरी, मतलब इनको जब आप बनाते हैं तो मेमोरी में कितना साइज़ ऑक्यूपाई करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बूलियन 1 बाइट, कैरेक्टर आपका 2 बाइट लेता है, बाइट जैसा कि नाम ही इसका बाइट है तो ये 1 ही बाइट लेता है। शॉर्ट आपका 2 लेता है, इंट 4, लॉन्ग 8, फ्लोट 4 और डबल 8। बाइट में बताया सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो चार्ट मैंने आपसे बोला था कि इसका वो ले लेना स्क्रीनशॉट, ये वाला देखो। इसमें मैंने आपको हर डेटा टाइप यहाँ पे जो लिखे हैं 8 के 8 इनके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बताई। जी हाँ, कंपाइलर अपने आप से, अगर आपने देखो मान लो आपने वेरिएबल बनाया और आपने उसको इनिशियलाइज़ नहीं किया, तो कंपाइलर भैया जो है हमारे जावा में, वो क्या करते हैं, अगर उनको पता चलता है कि आपने इनिशियलाइज़ नहीं किया तो वो खुद से इनिशियलाइज़ करते हैं। उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं ये आप सबके सामने है। बाइट की 0 डाल देता है, शॉर्ट में 0, इंट में 0, लॉन्ग में 0, फ्लोट में 0.0 एफ, डबल में 0.0 डी। देखो लास्ट में जो डी लिखा है, डी स्टैंड फॉर डबल, एफ स्टैंड फॉर फ्लोट, एल कैपिटल एल स्टैंड फॉर लॉन्ग, एंड कैर में ये जो है नल कैरेक्टर कहते हैं इसको, यूनिकोड कैरेक्टर, इसका मतलब नल। अब यहाँ पे भी एक लोचा है। अच्छा, लोचा मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, बूलियन जो है ट्रू 2 ही वैल्यू ले सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। कैर जैसे कि नाम है इसका, ये कैरेक्टर स्टोर के लिए होता है, 2 बाइट लेता है। कैरेक्टर्स आपको पता ही है, ABCDEFG। अगर आपको इन तरह की चीज़ें कैरेक्टर सेव करानी है तो आप कैर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। बाइट, अगर आपको बाइट में डेटा मतलब कोई लाइक, अगर बाइट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि डेटा का टाइप क्या है, तो हम उसको सिंपली बाइट में सेव कर लेते हैं। शॉर्ट भी ये आपका 2 बाइट्स का ही होता है, ठीक है। तो यूँ समझ लो कोई इंटीजर है आपका पास अगर, और अगर आपको अब पता है कि वो इंटीजर 2 बाइट्स में मतलब कवर हो जाएगा, वैसे क्योंकि इंट जो नॉर्मल इंट है, नॉर्मल इंटीजर्स हैं वो 4 बाइट हमें मिला हुआ है इन टाइप का वेरिएबल इसके अंदर बना सकते हैं। तो इन टाइप के वेरिएबल 4 बाइट के होते हैं, वो 4 बाइट की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि कोई इंटीजर वैल्यू हम सेव करा रहे हैं वो 2 बाइट से ऊपर की नहीं होगी, तो फॉर दी सेक ऑफ मेमोरी कंजप्शन, ठीक है, मेमोरी सेव करने के लिए हम 2 बाइट का हम शॉर्ट टाइप ले लेंगे। अगर हमें श्योर है कि जो इंटीजर हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे वो 2 बाइट से ऊपर का नहीं जाएगा, तो शॉर्ट यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज इंट तो है ही। अगर हमें पता है कि इंटीजर 4 बाइट में नहीं आने वाला जो हम यूज़ करने वाले, तो लॉन्ग यूज़ कर लेंगे 8 बाइट में वो इंटीजर ताकि बैठ जाए। अगर हमें पता है कि इंटीजर जो वैल्यू है वो डेसिमल में होगी, लाइक 3.5, 4.2, ऐसी तरह की वैल्यूज़ का डील करना है, तो इन तरह की वैल्यूज़ को सेव कराने के लिए हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। और सिमिलरली अगर फ्लोट में भी अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू है प्रिसीजन की, तो उसमें हम डबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो अब हम खोलने वाले हैं अपना रामबाण, वो है टर्मक्स। टर्मक्स में जाने वाले हैं, अब इन वेरिएबल्स के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, ठीक है। इसको करो वीडियो को पॉज।
तो भैया यहाँ पे सिंटैक्स देख लो आप, यहाँ पे सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। आप कहीं भी देखो, ये हमारी क्लास है कुछ देखो जो जावा प्रोग्राम्स होते हैं, और जब हम एंड्रॉयड में जावा का यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस आता है चीज़ों में। लेकिन आप एक बार मेरे जावा क्रैश कोर्स पूरा कर लोगे, और एंड्रॉयड में मैंने जब शुरू में स्टार्टिंग में बातें करी हैं तो उसमें भी जावा को रिलेट करके चीज़ें बताई हैं, तो अब आपको थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर चीज़, सबसे पहली बात, हर चीज़ एक क्लास के अंदर होगी, कुछ भी क्लास से बाहर नहीं होगा, कोई भी कोड आपका क्लास से बाहर नहीं जाएगा। एवरीथिंग विल बी इन क्लास, समझ रहे हो? चाहे आपके वेरिएबल्स हो गए, चाहे मेथड्स हो गए, मेथड यानी कि फंक्शंस। तो क्लास कैसे बनाते हैं, जस्ट इस तरीके से। देखो ये छोड़ो, क्लास नहीं बताने वाला अभी आपको, मैं इतना बता रहा हूँ क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट का अभी हम आएंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इतना देख लो, बस सिर्फ इतना। अब ये छोड़ दो कि आपको क्लास नहीं आ रही है, कि क्या कर रखा है, ये क्लास क्यों लिखा है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, मतलब क्या ये सब चल रहा है, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ दुनियादारी। इतना ध्यान रखो कि वेरिएबल्स कैसे बनाना है वो देख लो बस। वेरिएबल बनाने के लिए जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं यहाँ पे, इस तरीके से हम अपने कोड में कमेंट डाल सकते हैं। कोड में कमेंट डालने का एक तो ये तरीका है, कुछ भी लिखो, ये कंपाइल नहीं होगा, कंपाइल इसको इग्नोर कर देगा, जस्ट अ कमेंट। अदरवाइज आप कुछ इस तरीके से भी कमेंट डाल सकते हो, ठीक है, इस दोनों ब्लॉक के बीच कमेंट में कुछ भी लिखो, कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा। चलो मैं यहाँ बताता हूँ कि सिंटैक्स क्या है वेरिएबल बनाने का। टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद सेमीकोलन। देखो सेमीकोलन, अगर आपने कभी सी लैंग्वेज या C++ या इस तरह की कोई लैंग्वेज आपने यूज़ करी है कभी, तो आपको पता होगा सेमीकोलन, इसको टर्मिनेशन साइन बोलते हैं। दरअसल इस जावा में सेमीकोलन जब हम लगाएंगे तो वहाँ पे स्टेटमेंट जब क्लोज होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। यानी कि एक स्टेटमेंट क्लोज हो गई है, वी आर डन विद दिस लाइन, तो कंपाइलर को ये पता चल जाता है ओके सेकंड लाइन अलग है पहली वाली से, बिकॉज कंपाइलर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने न्यू लाइन में कुछ लिखा है कि नहीं। यानी कि अगर मैं इस न्यू लाइन को हटा दूं और मैं इस न्यू लाइन को हटा के यहाँ ऐसे कर दूं इसको, ये तो भी कंपाइल हो जाएगा। बिकॉज कंपाइलर के लिए न्यू लाइन का मतलब ये नहीं कि आपने न्यू लाइन पे कुछ लिखा है, नो। उसके लिए न्यू लाइन तब स्टार्ट होगी जब आपने एक लाइन लिखी, उसके बाद उसे टर्मिनेशन साइन मिला, एंड उसके बाद जो भी उसको मिलेगा वो उसके लिए न्यू लाइन है, अनटिल जब तक उसको ये दूसरा सेमीकोलन ना मिल जाए। अब मैंने इसको न्यू लाइन में तो बस इतने इसलिए लिखा है क्योंकि वी आर ह्यूमंस और अच्छा कोड और रीडेबिलिटी के लिए मैंने इसको न्यू लाइन में लिखा है। इंडेंटेशन ये सब कर रहे हैं, अदरवाइज कंपाइलर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपने इसको न्यू लाइन में लिखा है दूसरी स्टेटमेंट को, या आपने इंडेंटेशन या आपने चार स्पेस लिया है, टैब है, मतलब कुछ उससे कुछ नहीं है ना, ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो मैंने आपको बताया कि सिंटैक्स कैसा था। सिंटैक्स आपको टाइप बनना पड़ता है, किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा उसका टाइप, यानी कि वो वेरिएबल जब आप बना रहे हो किस तरह की वैल्यूज़ को होल्ड करेगा, और ये आपको बताना पड़ेगा एडवांस में। और वेरिएबल का नाम, यानी कि अब देखो वेरिएबल बना रहे हो बट इन फ्यूचर उस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करोगे, कुछ तो होना चाहिए ना, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। दैट इज़ द रीज़न कि वेरिएबल को एक नाम देना पड़ता है, और उस नाम को आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी इन फ्यूचर। तो यहाँ पे मैंने टाइप दिया कि भाई इंट। अच्छा, ये जावा लैंग्वेज में पहले से ही इनबिल्ट टाइप्स हैं, ठीक है, इंट, फ्लोट, डबल, ये सब इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। इन कीवर्ड्स की मदद से हम कंपाइलर को बताते हैं कि यस वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विच इज़ ऑफ टाइप इंट, ठीक है, जिसका पर्पज़ है कि इन टाइप की वेरिएबल्स को वो सेव कर सके अपने अंदर, यानी कि मेमोरी में कहीं इसको मेमोरी मिलेगी ऑक्यूपाई, ठीक है, इस वेरिएबल के लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगी उनको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम ए है, फ्लोट का एक बनाया है बी, बूलियन टाइप का बनाया है सी, बाकी के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मेजर मैंने 3 आपको यहाँ दिखा दिए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो, अब ये जो वेरिएबल्स हैं, मैंने आपको बोला जो वेरिएबल्स क्लास के अंदर होते हैं बट अब मेथड के बाहर होते हैं, तो ये वेरिएबल क्लास के तो अंदर हैं बट किसी मेथड के अंदर नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी, और फंक्शन और मेथड दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, कंफ्यूज मत होना। कोई अगर आपसे बोलता है मेथड या फंक्शन, दोनों एक ही बात होती है। और ये क्या होते हैं अगर आपको ये भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग की 0 लैंग्वेज चाहिए मेरे इस कोर्स के लिए, तो मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। अभी के लिए इतना जान लो कि जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो आपके मेथड के अंदर नहीं होते हैं, वो दरअसल क्लास के अंदर होते हैं। तो ये किसी भी मेथड से बाहर हैं, इनको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, और इस क्लास के अंदर कहीं से भी मैं इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ,
अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो जावा प्रोग्राम में क्या होता है, आपका कोई भी जावा प्रोग्राम उसका एक एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि कंपाइलर को पता, यानी कि वो उसका एक एंट्री पॉइंट, यानी सी लैंग्वेज में आपको पता होगा मेन फंक्शन होता है एंट्री पॉइंट, यानी कि प्रोग्राम आपका स्टार्ट वहाँ से होता है, एग्जीक्यूट। सिमिलरली जावा में क्या होता है, जावा में प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन जो उसका स्टार्ट होगा, यानी कि रन जब उस प्रोग्राम को करोगे जावा को कोड को कंपाइल करने के बाद, तो उसका जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो हमेशा एक फंक्शन से होगा, उस मेथड का नाम हमेशा मेन होगा, ध्यान रखना। और वो मेथड हमेशा स्टैटिक टाइप का होगा, उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा और वो पब्लिक होगा, और उसमें आर्गुमेंट में हमेशा एक एरे जाएगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट इतना जान लो, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बना दिए गए हैं और इनको कुछ भी वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि इनिशियलाइजेशन कैसे होता है यहाँ पे, चलो बाद में, पहले कंपाइल करेंगे। और यहाँ पे जो आपको 3 और यहाँ पे डी, ई और एफ, ये 3 वेरिएबल और दिख रहे हैं, इंट, फ्लोट टाइप के, चलो इसको बूलियन कर दो, कोई बात नहीं। तो ये आपके लोकल वेरिएबल्स कहलाएंगे, क्योंकि ये एक मेथड के अंदर बनाए गए हैं और ये मेथड का नाम मेन है। अब आप कहोगे क्या मेन का नाम चेंज किया जा सकता है? जी नहीं, ये रिजर्व है, ये मेथड आप चेंज नहीं कर सकते। मेन नाम का एक मेथड हमेशा आपकी जावा फाइल में होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ओके ना, अब हमने क्या किया है कि मैंने आपको बताया था कि है इंस्टेंस वेरिएबल्स की, लोकल वालों की नहीं। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया है। अब इनके बारे में अच्छे से डिटेल में अभी जानेंगे आगे, डोंट वरी। बस इतना जान लो कि अभी मैं आपको ये शो करना, दिखाना, बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इन वेरिएबल्स को मैंने कुछ भी वैल्यूज़ नहीं दी हैं, बट उसके बावजूद मैं जब इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहा हूँ, देखो system.out.println, इसके अंदर आप कुछ अंदर दोगे तो उसको प्रिंट कराता है आपकी स्क्रीन पर, स्टैंडर्ड आउटपुट पर। तो मैं एस्केप करके इसको जो है जस्ट कंपाइल करूँगा। कंपाइल के लिए, अच्छा सुनो, जावा अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो फॉर्चुनेटली हमारे पास जावा है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन JDK 17, ओके शायद 17 है, हाँ ठीक। तो ये देख रहे हो, ओपन JDK 17 नाम का पैकेज जावा में ऑफिशियली सपोर्टेड है, जो कि जावा 17 है। तो आप इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, apd इंस्टॉल जावा ओपन JDK 17 से, ठीक है। वैसे मैं तो 17 यूज़ नहीं करता हूँ, मैं तो 11 यूज़ कर रहा हूँ, कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि 17 कई चीज़ें अभी 17 पे गई नहीं है, ठीक है। खैर मैंने कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिनके लिए मैं 11 यूज़ करता हूँ अभी भी, बट आप 17 यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। और अगर फॉर एनी केस, इन एनी केस अगर आपको भी 11 ही यूज़ करना है तो अनफॉर्चुनेटली वही वो सिर्फ ARC64 यूज़र्स के लिए है, और कैसे इंस्टॉल करना है वो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, वरना इन शॉर्ट आप 17 यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो वगैरह, तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेना आप। तो यहाँ पे आपके पास जावा सी मिल जाएगा आपको। तो किसी भी अपने प्रोग्राम को देखो, प्रोग्राम मैंने लिखा था डिफ़ॉल्ट वैल्यू डॉट जावा, एक जावा फाइल्स का एक्सटेंशन है डॉट जावा। इनको कंपाइल करने के लिए आपको जावा सी लगाना पड़ेगा, फाइल का नाम देना पड़ेगा, और ये आपके कोड को कर देगा कंपाइल। और ये जहाँ भी आप इसको कोड कंपाइल करोगे, आपकी करंट डायरेक्टरी में ये आपको डॉट क्लास नाम से एक फ़ाइल देगा। दरअसल ये जावा बाइट कोड है, इसको आप रन कर सकते हो। जस्ट आपको लिखना पड़ेगा जावा, और आपको इस फाइल का नाम देना है, और ध्यान रखना पूरा नाम नहीं देना, यानी कि डॉट क्लास इस तरीके से नहीं देना है आपको, जस्ट डॉट क्लास हटा देना, बस फाइल का नाम देना। तो ये आपका यहाँ पे 0.0 फॉल्स, मैंने आपको बताया था ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ मैंने तो नहीं दी है, पूरे प्रोग्राम में देख सकते हो, कहीं भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने तो दिया ही नहीं कहीं, बस बनाए तो वेरिएबल्स बनाए, मैंने कोई वेरिएबल को वैल्यू नहीं दी थी। चलो अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ, इसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ ट्रू। बूलियन टाइप के वेरिएबल में बस 2 ही तरह की वैल्यू आती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। तो मैं ट्रू दे रहा हूँ इस बार, और मैं इसको कंपाइल करता हूँ देखते हैं क्या होता है। इस बार मैंने वैल्यू दी है, तो
देखते हैं कंपाइलर भैया क्या करेंगे फिर। अब मैंने वैल्यू तो दे दी, तो देखो अब ट्रू आया है, तो कंपाइलर ने क्या किया इस बार फॉल्स नहीं दिया, बिकॉज अब क्यों देगा, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप वैल्यू ना दो तो ही कंपाइलर खुद से वैल्यूज़ को अज्यूम करवाता है, अदरवाइज उसको क्या पड़ी है यार। आपने ट्रू दिया, उसने ट्रू मान लिया, ठीक है, अब इन दोनों में वैल्यू दोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब बात आती है कि यहाँ देखो ये जो लोकल वेरिएबल्स मैंने यहाँ बनाए हैं, मैंने आपसे बताया कि इंस्टेंस वेरिएबल जो अभी आपने देखा इनको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, इनको मेंबर वेरिएबल्स भी बोल देते हैं कभी कभार, इनको आपको डेटा मेंबर भी कहीं कहीं बोलोगे तो कंफ्यूजन मत होना। तो इनका तो फंडा ठीक है, चलो इनको प्रिंट कर लिया डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ, बट अभी क्या ये 3 लोकल वेरिएबल बनाए हैं और इनकी वैल्यू मैंने दी नहीं है। अब देखो इनिशियलाइजेशन यही होता है, आपने अभी बनाया था, अभी वो कुछ इसको वैल्यू दे दी तो आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिया। आपने देखो यहाँ पे वेरिएबल बना भी रहे हो और इसको साथ साथ इनिशियलाइज़ भी कर रहे हो, तो ये तो पूरा एक ही लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक ही लाइन में हो रहा है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो और इसको इनिशियलाइज इन फ्यूचर कहीं भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं चाहता लाइक मैं इस ए को यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर सकता था कुछ इस तरीके से 5, ये हो गया इनिशियलाइज। अब आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि जब आप डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम आपको उसको इनिशियलाइज करना है। और आप देख रहे हो मैं ए को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, ए को डायरेक्ट मतलब ऐसे इस तरीके से तो मैं नहीं लिख सकता यहाँ, मुझे यहाँ पे OBJ ये डॉट लगाना पड़ रहा है, व्हाट द हेल इज इट, राइट। तो इसको भी देखेंगे, टेंशन मत लो फिर। लेकिन अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो ये कि कोड कंपाइल होगा क्या नहीं होगा, गैस करो। तो देखो 3 एरर आ गए, और एरर पढ़ो, एरर पढ़ना चाहिए, ज्ञान होता है। ये बोल रहा है कि वेरिएबल डेटा मतलब वेरिएबल डी नाम है माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ये बोल रहा है कि आप इसको प्रिंट करने की जरूरत कर रहे हो, यानी कि आप इसको एक्सेस तो कर रहे हो, बट भाई सुनो मेरे, वेरिएबल जो है डी ये हो सकता है इनिशियलाइज नहीं हुआ था, पॉसिबिलिटी है ये। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है लोकल वेरिएबल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं होती। इसीलिए जो है देखो लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं होती, और जब आपकी अब भाई इन केस में तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं पर लोकल में नहीं होती, और इसलिए अगर आपने लोकल वेरिएबल्स को कहीं भी प्रोग्राम में इनिशियलाइज करना भूल गए तो आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कंपाइल नहीं होगा, मतलब किस केस में कंपाइल नहीं होगा। देखो अगर मैं इसको कमेंट में डाल दूं पूरा कोड यहाँ से यहाँ तक, तब कंपाइल होगा। तो अभी तो ये इनिशियलाइज नहीं हुए, तो इससे क्या आप समझे, यानी कि लोकल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज ना करो तो कोड कंपाइल हो जाएगा, बट अगर आप लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज ना करो और उसके बाद आप उसको कहीं यूज़ कर रहे हो, यानी कि अगर आपने ज़रूरत आपने आपकी हिम्मत हुई अगर उसको यूज़ करने की कहीं भी प्रोग्राम में बिना उनको इनिशियलाइज किए, बिना उनको डेटा दिए हुए, तो आपका कोड कंपाइल नहीं होगा। गॉट इट। तो चलिए वापस चलते हैं और वेरिएबल्स को हम ख़त्म करते हैं लास्ट टॉपिक से, वो है टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग। अब आप कहोगे यार नॉन प्रिमिटिव तो बताओ। देखो नॉन प्रिमिटिव में एरे, स्ट्रिंग ये सब आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली क्लासेस, इंटरफेसेस, ये सब आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही हैं। बेसिकली क्लास हम बोलते रहते हैं जावा में, वो भी एक डेटा टाइप के अंतर्गत ही आता है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट जब जानेंगे तो खुद ही हम नॉन प्रिमिटिव के बारे में जान लेंगे, तो इसलिए इसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है मुझे। टाइप कन्वर्जन और कास्टिंग, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स में। ये क्या है, बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है। मान लो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कन्वर्जन और कास्टिंग। अब जरूर वर्ड आपने जान लिए, वापस चलते हैं टर्म। सुनो देखो, हमारे जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो कई केसेस ऐसे आ जाते हैं जब हमें कोई इस तरह की वेरिएबल, मतलब हमारे पास मान लो लेट्स से 2 वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो इंटीजर और एक ये फ्लोट। हालांकि इंटीजर भी 4 बाइट का है, फ्लोट भी 4 बाइट का है, तो इसकी हम इसको नहीं लेते, हम लेते हैं एक डबल जो कि 8 बाइट का वेरिएबल होता है z। अब मान लो कि डबल की वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है 6 दिस इज द वैल्यू ऑफ डबल एंड इंटीजर। मेरे पास एक वेरिएबल है,
और इन फ्यूचर मैंने क्या किया, मैंने भाई जेड की वैल्यू को मैंने सोचा कि डी में सेव करा लूँ। या रुको, मैं ये वाला केस बाद में लूँगा, पहले मैं आपको पहले वाला केस बताता हूँ टाइप कन्वर्जन का। मान लो इंटीजर में मैंने कोई वैल्यू सेव करी हुई है 2000, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, अब डी जो मैंने डबल टाइप का वेरिएबल बनाया उसको मैं डी की वैल्यू दे रहा हूँ। तो डी की वैल्यू देने के लिए जस्ट डी, मतलब जो वेरिएबल मेरा डी है उसका नाम लिख दो, बस उसकी वैल्यू चली जाएगी इसमें। मतलब उसकी वैल्यू जा नहीं रही है, बेसिकली हो ये रहा है कि ये मतलब उसके अंदर जो वैल्यू सेव थी ना 2000, वो अब जेड में चली जाएगी। बट क्या ये इसको ले पाएगा, वो जानते हैं अगले एपिसोड में, नहीं यार इसी एपिसोड में जानते हैं। तो बिल्कुल हाँ, इसको ले पाएगा ये। दरअसल देखो, आपका इंटीजर जो डेटा टाइप है वो मेमोरी में 4 बाइट लेता है, यानी कि वो मैक्सिमम 4 बाइट तक की वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये हमें पता है भाई, ये जावा वाले बताते हैं, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है कि हमारे जो इंटीजर्स टाइप हैं वो 4 बाइट के होते हैं, और जो डबल है वो 8 बाइट तक की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। यानी कि इंटीजर से डबल एकदम, इंटीजर 4 बाइट और वहीं डबल 8 बाइट, यानी कि डबल के पास बहुत बड़ा रूम है कंपेयर करें अगर इंटीजर से। तो इंटीजर के पास और डबल के पास दोनों पे अपने अपने रूम है सेपरेट, जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर करेंगे। बट डबल के पास, जैसा कि नाम भी इसका डबल ही है, उससे दुगना बड़ा रूम इसके पास है। तो इतना तो कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हो। अगर इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल का जो पास जो रूम है उसमें अगर 2 किलो चीनी आ सकती है, और ये जो डबल टाइप का बंदा है इसके पास 4 किलो चीनी रखने की जगह है, तो आप बेझिझक आंख बंद करके कभी भी इस इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है इसकी सारी चीनी को इसके अंदर रखने को दे सकते हो, और आप श्योर हो गए कि यस इसके पास इतनी जगह है कि ये इसकी चीनी को रख सके। कभी भी जगह कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पहले से ही पता है ना कि डबल के पास भाई 8 गज ज़मीन है और इंटी के पास 2 गज ज़मीन है, मतलब सॉरी 4 गज ज़मीन है। तो उस 4 गज ज़मीन में जितना भी सामान रख लो, ठूस लो, कोई बात नहीं। अब उसको मैं कभी भी 8 गज ज़मीन में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ आराम से, उसके बाद भी 4 गज ज़मीन हमारे पास बचेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ये जावा खुद से करता है, ठीक है। जावा खुद से कन्वर्ट करता है, यानी कि ये आप इसी को टाइप कन्वर्जन बोलते हैं बेसिकली। ये ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ करना नहीं होता। लेकिन ये कौन सा केस है, जब आप उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को जिनके रूम के साइज़ छोटे हैं, और उन वेरिएबल्स की जो डेटा है उनको आप शिफ्ट करते हो किसी ऐसे वेरिएबल के अंदर जिनके पास उनसे बड़ा रूम है। तो इस केस में कोई भी एरर, कुछ भी वार्निंग नहीं जनरेट होती, डायरेक्टली वैल्यूज़ को आंख बंद करके जावा कह रहा है कि ठीक है कि भाई इनके पास रूम बहुत बड़ा है, आराम से इन वैल्यूज़ को स्टोर किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंट की वैल्यू डबल में डाल सकते हो। जी बिल्कुल डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की खेती है। बट अगर मैं इसका उल्टा केस लूँ तो, यानी कि अगर मैं ये केस लूँ कि अब मैं उल्टा केस कर रहा हूँ, अब मैं डबल में कोई वैल्यू मैंने उठाई, ठीक है, डबल में कोई वैल्यू स्टोर है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इंट जे, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ जेड की। इससे पहले जो कोड अभी देखा था वो इजीली कंपाइल हो जाता, कोई एरर नहीं आता। बट अब जो मैं कर रहा हूँ वो देखो उल्टा है। अब मैंने क्या करा कि जिस पे 8 गज ज़मीन थी उसमें जिसके पास 8 गज ज़मीन थी उसके पास जो भी सामान पड़ा है, ये इतना सारा, वो सारा मैं शिफ्ट करा रहा हूँ एक ऐसे बंदे के पास जिसके पास सिर्फ 4 गज ज़मीन है। तो आप सोच सकते हो क्या होगा। मान लो आपको पता नहीं है कि उस 8 गज ज़मीन में कितना सामान पड़ा है। मान लो पूरा 8 गज ज़मीन में पूरा 8 गज घिरा हुआ ही सामान, यानी कि पूरा ठकाठक भरा पड़ा है वो 8 गज ज़मीन सामान से। तो आपको पता है कि अब क्या होगा। कॉमन सेंस लगाओ, इस 4 गज ज़मीन में जितना सामान आ पाएगा आएगा, बाकी जो 4 गज बचेगा उस 8 गज का, उतना सामान क्या होगा, उसका फेंक दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर डेटा लॉस हो जाएगा, वो 4 गज ज़मीन ख़त्म।
कि भाई इसमें नहीं आ सकता उतना। लेकिन मान लो भाई डबल टाइप का वेरिएबल था, मान लो ठीक है, इसके बाद 8 गज ज़मीन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 8 गज ज़मीन में 8 गज ज़मीन, देखो 8 गज ज़मीन है इसके पास, ज़रूरी नहीं कि सामान भी उसके पास उतना ही था कि इसने पूरी 8 गज ज़मीन ही ऑक्यूपाई कर रखी थी। नहीं, मान लो इसके पास सामान यानी कि इसके पास डेटा या सामान इतना ही था कि 2 गज में ही आ जाता, बट उसने पूरी 8 गज की ज़मीन ले रखी है, मानते हैं, बट सामान उसमें 2 गज जितना ही है। उस केस में डेटा लॉस नहीं होगा भाई। उस केस में आप इसको इसमें डालने की कोशिश करेंगे, आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 4 गज ज़मीन है, 2 गज ज़मीन का सामान इसमें पड़ा ही हुआ है। हालांकि इसके पास 8 गज ज़मीन थी, लेकिन सामान इसके पास 2 गज ज़मीन जितना ही था, तो इसकी 2 गज ज़मीन जितना सामान इसकी 4 गज ज़मीन में आराम से आ जाएगा। इसके पास तब भी 2 गज ज़मीन बची जाएगी। तो यहाँ पर डेटा लॉस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, बट तब भी तो इस बारे में श्योर नहीं है। तो कंपाइलर जो है, हमारे जो कंपाइलर है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया उसको कि इस बारे में उसको श्योरिटी नहीं होती, ठीक है। वो हमेशा ये अज्यूम ही नहीं करता है कि भाई उसके पास 8 गज ज़मीन है, तो उसके पास वो हमेशा ये अज्यूम कर लेता है कि 8 गज ज़मीन है तो 8 गज ज़मीन पूरी उसने घेर रखी है। तो यहाँ पे जब आप बड़ी से छोटी वैल्यूज़ को, बड़ी टाइप की वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को छोटे साइज़ वाले वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक एरर का सामना करना पड़ता है। और वो क्यों ना हम लाइव देख लें कंपाइल करते हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। देखो बोल रहा है कि डेटा लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे इनकम्पेटिबल टाइप्स हैं, पॉसिबल है कि डेटा लॉस हो जाए, तो ये एरर है। तो इस एरर को कैसे, मतलब क्या पॉसिबल ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे कई केसेस होते हैं जहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इनको बोलते हैं, अब जो मैं करने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। इससे पहले जो केस था वो टाइप कन्वर्जन कहलाता है, वो जावा खुद से करता है। अब जो हम करेंगे वो करेंगे क्या, हम जावा को कमांड करेंगे कि सुन भाई जावा भैया, ये हमारा गांव है, हम यहाँ के बाजीराव हैं, ठीक है, हम जो कहेंगे वही होगा, हमें मत बताओ डेटा लॉस होगा कि नहीं, ठीक है, हमें पता है डेटा लॉस होगा, बट हम तब भी चाहते हैं, हमारी जिद है कि हम इस 8 गज के सामान को इस 4 गज के सामान के अंदर ठूसेंगे, चाहे 4 गज वेस्ट हो जाए, चाहे मुझे डेटा लॉस हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा इंट दिस इज़ व्हाट, मतलब जिसमें आप सेव करा रहे हो उस टाइप को यहाँ लिखना पड़ेगा। आप इंट में सेव करा रहे हो, आपको इंट लिखना पड़ेगा। अगर फ्लोट में सेव करा रहे हो तो यहाँ फ्लोट लिखते, कैर में करा दो कैर लिखते, समझ रहे हो। तो मैंने जावा को बोल दिया कि मैं इंट में इसको सेव करा के रहूँगा, मुझे नहीं पता तो कुछ भी कर, डेटा लॉस हो जाए कोई बात नहीं। तो क्या अब भी एरर आएगा? तो अब एरर नहीं आया है, हालांकि डेटा लॉस तो हो के ही रहेगा, क्योंकि अगर वो देखो डेटा लॉस क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। डेटा लॉस मैं क्या कर रहा हूँ इसके, मैं इसको बता ही दूँ ज़रा। यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करते हैं सिंपल से, यहाँ पे जो है आप क्या करो, जे को प्रिंट कर लो, बात ख़त्म करो। अब आप कहोगे जे को डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं, यह यार लोकल वेरिएबल है ना, अभी हम देखेंगे कैसे क्यों क्या हो रहा है, अभी टेंशन मत लो इस बारे में। जो लोकल वेरिएबल है डायरेक्ट एक्सेस कर लूँगा इस मेथड के अंदर, कहीं भी इस मेथड के अंदर, मेथड से बाहर नहीं। तो जे को मैं प्रिंट कराने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या प्रिंट होता है, क्या जो दिया था वो प्रिंट होगा या कुछ और। अबे कहाँ गया? तो 6363737337, तो क्या यही वैल्यू थी? फोकस करते हैं, 63637337, जी हाँ यही वैल्यू थी। तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, ओके, यानी कि ईजिली ट्रांसफ़र हो गया था। तो जावा तो वो बोल रहा था कि पॉसिबल लॉस कन्वर्जन हो सकता है, तो वो किस बारे में बात कर रहा था, क्या डेटा लॉस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए थोड़ी सी वैल्यूज़ को बढ़ा देते हैं। तो अब जाते हैं पीछे और अब कंपाइल करते हैं। ओके, ज़्यादा बड़ा ले लिया मैंने, है ये डबल से भी बढ़िया ले लिया, बड़ा ले लिया मैंने। ओके ओके, थोड़ा सा छोटा करो फिर इसको, डबल से बड़े चले गए हैं भाई। ओके देखें ज़रा, इतने में फिट हो जाएगा ये, देखो इनकी भी रेंज है। ओके अब भी बड़ा है, डबल, ये 8 बाइट में भी स्टोर नहीं होगा ये नंबर, इतना बड़ा है, समझ रहे हो। यूँ सोच लो, अब डेटा लॉस करके दिखाऊंगा मैं, तो वो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यार। अरे भाई कितना बड़ा नंबर हो गया ये। अच्छा छोड़ो, भाड़ में गया। मैं यहाँ पे लॉन्ग भी लगा सकता हूँ, लॉन्ग डबल। अब पता है क्या होगा, मैंने स्टोर मतलब जो स्टोर रूम है, सॉरी
अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, सी सी लैंग्वेज को मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ, शिट। ओके इतना करते हैं। कम ऑन यार, इतना भी सेव नहीं करवा रहा है तो कहाँ तक, 737, अच्छा ठीक है। ओके ओके ओके। क्या फिल्म है भाई, लास्ट टाइम कहाँ तक थे। अच्छा सॉरी, ओहो मैं डबल, यार मैं भी पागल ही हूँ सही में। ये डबल है, लॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। तो अभी पूरा का पूरा आ ही जाएगा। मैं बता रहा हूँ डेटा लॉस कब होगा, रुको, डबल है ना ये, फ्लोट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टिक टिक टिक। ओके एज यू कैन सी डेटा लॉस हो गया। डेटा लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, खुद देख लो भाई। पॉइंट का बाद जो वैल्यू, मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिली ना, कुछ तो डेटा लॉस हो गया ना हमारे पास। हमारे पास इतना ही डेटा रिटर्न में आया, वही कहाँ गया तेल लेने। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, मैं डबल को हटाता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग अगर ले, हाँ लॉन्ग के लिए भी लार्ज ही है, हालांकि 8 बाइट का है ये। ओके वो 9999, 1 2 3 4 5 6 7, वीडियो पॉज करता हूँ तो। गाइस एक चीज़ मिस्टेक हो रही थी यार, मैं भूल गया, सॉरी। अभी आपको मैंने बताया भी, खुद ही आपको बताया था, स्क्रीनशॉट में देखा था ना, वो लास्ट में लॉन्ग के लिए एल यूज़ होता है कैपिटल, एंड डबल वैल्यू के लिए लास्ट में डी यूज़ होता है, राइट। तो एक्चुअली मैं डी यूज़ ना करूँ तो क्या होता है पता है, ये वैल्यू जो है एज अ इंटीजर ट्रीट होती है। तो ये वैल्यू एज ए इंटीजर ट्रीट ना हो, कंपाइलर को बताने के लिए यस या डबल है, तो मैं डी लगाऊंगा लास्ट में। अब देखो होगा ये कि ठीक है, अब ये बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर, मैं वही देख रहा हूँ कि यार इतनी छोटी वैल्यू तो स्टोर नहीं कर सकता, इतनी बड़ी, इससे बड़ी वैल्यूज़ मैंने स्टोर करी है, क्या हो रहा है ये। तो अभी याद आया कि यार डी लगाना भूल रहा हूँ। लॉन्ग में आपको सिमिलरली अगर लॉन्ग यूज़ करना है तो आपको कैपिटल एल यूज़ करना पड़ेगा लास्ट में वैल्यूज़ के। तो अब देखो, मैं अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, कंपाइल हो जाएगा। अब इसको मैं रन करता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हो कुछ मतलब पता नहीं कैसी वैल्यू आ रही है, 214 कहाँ से आया पता नहीं, कहोगे यार ये क्या है, ये कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह के अनडिफाइंड बिहेवियर, देख लो अनडिफाइंड बिहेवियर है, बिकॉज इतनी बड़ी वैल्यू तो स्टोर नहीं कर पाया इंटीजर, इसके पास इतना रूम ही नहीं है, ठीक है। ये 8 गज में फिट होने वाली चीज़ है, इसके बाद 4 गज ज़मीन ही है, इतने जितना सामान इसमें आ पाया उतना आया, और बाकी का डिस्कार्ड हो गया है। और इस कारण जो भी अंदर फिट हुआ और उसमें से कुछ वैल्यू जो भी बची उससे कैलकुलेट मतलब करके जो बचा वो आपको प्रिंट हुआ है, जो भी बचा है इसके अंदर वो प्रिंट हो गया, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो ओरिजिनल डेटा तो मिलने वाला नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल डेटा तो पूरा आ ही नहीं पाया, जितना आया उतना आप सामने है। तो ये था टाइप कास्टिंग। जब आपको अपनी मतलब जब आपको अपनी चलानी होती है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि डेटा लॉस हो जाए, या आपको डैम श्योर हो कि डेटा लॉस नहीं होगा, मतलब आपको पता है कि इसमें इतनी छोटी चीज़ ही पड़ी है, ये प्रिंट हो जाएगी, उस केसेस में आप टाइप कास्टिंग करते हैं। और टाइप कास्टिंग तो यूँ समझ लो हलवा है एंड्रॉयड में, जब हम करें बहुत टाइप कास्टिंग करेंगे वहाँ पर, वहाँ टाइप कास्टिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे टाइप कास्टिंग के बारे में। तो चलिए बैक टू द पेपर, वहाँ पे और क्या लिखा है। देखो अब आई मुद्दे वाली चीज़, जी हाँ ये है मेन मुद्दा, इस वीडियो की जान है ये, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। फटाफट इसको थ्योरी में देखते हैं, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। और मैं इसके ऊपर पहले से ही मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था अपने एक ऐप के अंदर, तो मैं उसको मेहनत से दोबारा तो नहीं लिखूँगा, तो उसी को मैं रीड अप करूँगा आपके सामने। ओके तो देखो ये पढ़ लेना आप अच्छे से एक बार, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदी में लिखा है मैंने, ये ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो क्लास क्या है, देखो क्लास इज नथिंग बट अ डेटा टाइप। जी हाँ, जैसे कि इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, यानी कि आपके डेटा का एक टाइप है, जिस तरह के डेटा, डबल एक डेटा टाइप है,
उसी तरीके से क्लास एक डेटा टाइप है जो कि हम बनाएंगे खुद से। देखो हमारे पास जावा में कई तरह के डेटा टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ तो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, कैर, वाइड एक्सेट्रा। तो जैसा कि मैंने कहा, क्लास एक तरह का कस्टम डेटा टाइप है जो हम बनाते हैं, और हम देन फिर हम इस डेटा टाइप के वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखो डेटा टाइप हमारे पास है, तो उस डेटा टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी ना। लाइक इंट, तो इंट के टाइप के वेरिएबल कैसे बनाया था अभी देखा आपने, बट यहाँ थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनसे थोड़ा सा इनका, नॉन प्रिमिटिव वालों का तो है अलग वो होता है, इनको बनाने का तरीका और उनको इनिशियलाइज करने का तरीका, वो भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिग डील नहीं है। तो यहाँ पे लाइक इंट डेटा टाइप है, और इस डेटा टाइप के वेरिएबल को हम क्रिएट कर सकते हैं इंट माई इंटीजर, यानी कि इंट टाइप है और माई इंटीजर वेरिएबल का नाम है, दैट्स इट। तो जावा में खुद के कस्टम डेटा टाइप को ही हम क्लास बोल देते हैं। जी हाँ, तो क्लास बनाते कैसे? देखो क्लास बनाने के लिए आपको कीवर्ड है, आपके पास एक क्लास, आपको हमेशा लिखना पड़ेगा क्लास, फिक्स है। उसके बाद आपको अपनी क्लास को कुछ नाम देना होता है, जो कि आप दे सकते हो क्लास के ठीक बाद माई क्लास नेम, एंड फिर उसके बाद इसको पूरी क्लास को दो करली ब्रेसेस के अंदर आपको बंद करना होता है। एक करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, इनके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ मीनिंगफुल। सॉरी कोई आ गया था यार, कुछ काम पड़ गया था। तो कहाँ पे थे? यहाँ पे फटाफट देख लो, माई क्लास नेम, मैंने क्लास कीवर्ड यूज़ किया था, उसके बाद क्लास कीवर्ड। देखो कीवर्ड मैं बोल रहा हूँ बार बार, देखो कीवर्ड मतलब कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका यूज़ स्पेशल पर्पज़ के लिए किया जाता है। जैसा कि क्लास एक कीवर्ड है, किसी भी क्लास को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्लास, ध्यान रखें ये स्मॉल लेटर में है। उसके बाद आप किसी भी लेटर्स में क्लास का नाम दे सकते हैं। बाकी अगर कोडिंग कन्वेंशन की बात करें तो कैपिटल में ही हम क्लास को नेम देते हैं हमेशा, मतलब पहला लेटर कैपिटल होता है। और वर्ड्स, अगर मल्टीपल वर्ड्स उस क्लास नेम में यूज़ कर रहे हो तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। लाइक माई एक अलग वर्ड है, क्लास एक अलग वर्ड है, नेम अलग वर्ड है, तो माई क्लास नेम में एम, सी और एन तीनों कैपिटल। मतलब ये ज़रूरी नहीं है बस, लेकिन अच्छा लगता है बस, मतलब ये हमारी पुराने ज़माने से चला आ रहा है तो फॉलो करना है, ठीक है, बस ऐसी है, परंपरा है, फॉलो, ट्रेडिशन है यूँ कह लो। उसके बाद अब इस कस्टम डेटा टाइप आपने, ठीक है, आपने क्लास बना ली, यानी कि आपने खुद का एक कस्टम डेटा टाइप बना लिया। इसको कस्टम डेटा टाइप को यूज़ कैसे करें? अगर मान लो आपके पास कोई डेटा टाइप है तो उस डेटा टाइप का यूज़ मतलब उस डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना। सिमिलरली कस्टम डेटा टाइप आपने खुद का बनाया है तो उसका यूज़ करने का मतलब उस टाइप का वेरिएबल बना लेना, यही तो होगा ना उसका यूज़। अब देखो, अब आपको एक वर्ड जान खा रहा था ना, ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्या वर्ड है ये, ऑब्जेक्ट आया कहाँ से, क्यों यूज़ होता है ना। क्लास तो पता चल गई, बेसिकली अंडर द हुड है ही क्या, भले ही कितना भी थ्योरेटिकली आप बोल दें इसको फलाना ठिकाना, बट एक्चुअली में है क्या, एक कस्टम डेटा टाइप जो आप बनाते हो, कुछ नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। और ऑब्जेक्ट क्या है, देखो सुनो, इसको थोड़ा सा रीड करोगे तो बहुत ही अच्छे और अच्छे शब्दों में लिखा है। देखो ओके, सो अभी हम खुद का डेटा टाइप ऑल्सो नोन एज क्लास बना चुके हैं, बट उसको यूज़ कैसे करें? ठीक वैसे जैसे इंट को यूज़ करने के लिए हम इंट वेरिएबल नेम करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, वैसे ही हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे माई क्लास नेम। भाई ये माई क्लास नेम कुछ नहीं है, हमारा कस्टम डेटा टाइप है, जैसे कि इंट था, इंट हालांकि पहले से आया था, ये हमने बनाया है और कुछ नहीं। उसके बाद वेरिएबल का नाम, सिंपल। अब देखो, अब बात ये है कि हम लोग जावा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल वर्ड का यूज़ ना करके एक न्यू वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो। सो नाउ आई कैन राइट माई क्लास नेम ऑब्जेक्ट में, बात समझ रहे हो। यानी कि वेरिएबल ये भी है, बट मतलब ये भी वेरिएबल ही है और ये भी वेरिएबल है, ये इन टाइप का है, ये मेरे टाइप का है, मतलब जो मैंने बनाया एक कस्टम डेटा टाइप, खुद का नाम दिया उस डेटा टाइप को क्लास नेम, माई क्लास नेम। और बस ये है कि जो पहले से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके लिए जब मैं वेरिएबल बना रहा हूँ तो उनको मैं वेरिएबल ही बोल रहा हूँ, लेकिन जब जो मेरे नॉन प्रिमिटिव टाइप हैं, यानी कि जो कस्टम डेटा टाइप है, उनके लिए अगर मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ तो उनको वेरिएबल ना बोल के मैं उनको ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ, बस इतना ही यार, कोई हार्ड है इसमें। तो ऑब्जेक्ट के लिए जो भी कंफ्यूजन थी आई होप क्लियर हो गई होगी। अच्छा, लेकिन अभी सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। देखो अभी ऑब्जेक्ट ओनली डिक्लेयर करा है, क्लास का वेरिएबल ऑब्जेक्ट या क्लास का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें एक एडिशनल स्टेप और लेना पड़ता है, और वो कुछ इस तरीके से है। लाइक यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट नेम, इसको इनिशियलाइज करना है। न्यू एक कीवर्ड है, ठीक है, इसका स्पेशल पर्पज़ है आपके खुद के कस्टम डेटा टाइप्स जो आप बनाते हैं, या जावा ने खुद से कुछ कस्टम डेटा टाइप बना के जो दिए हैं,
बात इतनी है कि कस्टम डेटा टाइप यानी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और ये सिंटैक्स है, न्यू आपको लिखना पड़ता है स्पेस, उसके बाद आपको अपने क्लास का नाम, उसके बाद आपको ये ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और टर्मिनेशन साइन, ये तो हर स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए लगता ही है। इन मोर जनरल वे आई कैन से दैट ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ठीक है, सिंपल। हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक ही लाइन में कर सकते हैं, जैसे कि हमने वेरिएबल्स अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स के साथ किया था। हम एक ही लाइन में हम ऑब्जेक्ट बना भी रहे हैं और इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं न्यू ऑपरेटर के साथ। एक न्यू थिंग नोटिस करिए आपने, यस आई एम टॉकिंग अबाउट अ कीवर्ड न्यू। न्यू कीवर्ड का यूज़ हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाने में करते हैं। अच्छा, एक बात और सुन लो, यहाँ पे जब क्लास आपकी बनती है तो यहाँ पे कोई सेमी कॉलन नहीं आता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है, बट यहाँ क्लास बनाते समय यहाँ पे कोई सेमी कॉलन नहीं मिलेगा। और सुनो, न्यू के बाद उस क्लास का नाम जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है एंड क्लास नेम के बाद 2 ब्रैकेट्स। अच्छा सुनो, व्हाई वी नीड ब्रैकेट्स हियर, राइट? क्या हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं? देखो, जब भी हम किसी फंक्शन या मेथड को कॉल करते हैं या उसको मतलब यूज़ करते हैं तो उस केस में डबल ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं, ये वाले ब्रैकेट्स। बट यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहे हैं यार? यस, वी आर राइट, एक्चुअली हम एक मेथड को ही कॉल कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, बट ये मेथड कोई ऑर्डिनरी मेथड नहीं है। ये क्लास का एक ऐसा मेथड है जिसे हम कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है? ठीक है, तो हमने क्लास बना ली, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट भी बना लिया, चलो ये भी बढ़िया। बट अब इस ऑब्जेक्ट का क्या करें, क्या यूज़ है इसका? गाइस देखो, ऑब्जेक्ट एक मीडियम है। ये देखो, प्रिमिटिव के केस में सिंपल था, वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यूज डाली, सिंपल। बट नॉन प्रिमिटिव में इतना सिंपल नहीं है, सब कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट एक मीडियम है जिससे मैं क्लास के अंदर एंटर कर सकता हूँ और उस क्लास में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? एंड कोई क्यों क्लास के इनसाइड एंटर करना चाहेगा, मीन्स उस क्लास के इनसाइड कुछ तो होगा जिसे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। बट अभी हमारी माई क्लास नेम क्लास एम्प्टी है, तो चलो इसमें कुछ डेटा डालते हैं, ठीक है? लेट्स फीड अवर क्लास। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एक क्लास में लिटरली कुछ भी हो सकता है, मीन्स उसमें किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑर्डिनरी डेटा टाइप भी हो सकते हैं, लाइक इंट, फ्लोट यानी कि प्रिमिटिव, ये सब जो हमने देखा अभी, इस टाइप के वेरिएबल्स भी आपको मिल सकते हैं। उस क्लास के अंदर एक और क्लास हो सकती है, उस क्लास में भी एक और क्लास होती है, यानी कि क्लास के अंदर क्लास हो सकती है, इन्हें नेस्टेड क्लास बोलते हैं। और न्यू मैथड्स हो सकते हैं और भी बहुत चीज़ें होती है। तो अब हम कुछ माल पानी इसमें डाल के देखते हैं और फिर उसे एक्सेस भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया इन टाइप का उसमें, और एक माई फंक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ठीक है, क्लास स्टार्ट। देखो मेन फंक्शन, यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ो, मैंने जो चीज़ लिखी है, मेन नाम का मेथड ऑलवेज आपकी किसी जावा क्लास फाइल में मिलेगा ही। ध्यान रखें, हर क्लास में मतलब अगर आप मल्टीपल जावा फाइल्स हैं आपके पास, तो मतलब सब में नहीं चाहिए, उनमें से किसी एक ही जावा फाइल में एक मेन फंक्शन होगा। देखिए, पूरे जावा सोर्स में एक ही मेन फंक्शन होना चाहिए, एंट्री पॉइंट, वहाँ से आप कंट्रोल फ्लो कर सकते हो, मतलब फ्लो को कंट्रोल करना है आपको कि कोड आपका कैसे राइट करेगा, कैसे काम करेगा। बट एंट्री पॉइंट हमेशा मेन फंक्शन होगा, एक एंट्री पॉइंट की तरह, जिसका मतलब आपका कोड यहीं से रन होना चालू होता है। और इसलिए ये मेथड स्टैटिक है, बिकॉज ये अगर स्टैटिक ना होता, अच्छा स्टैटिक के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, राइट? तो थोड़ा पॉज करो 1 मिनट, वहाँ पे स्टैटिक से याद भी आया कि यहाँ मैंने आपको स्टैटिक नहीं दिखाया ना। देखो, स्टैटिक अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, लाइक अगर मैंने मेथड मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को मैंने स्टैटिक बना दिया, तो क्या होगा, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या इससे? जी हाँ, फ़र्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कोड कंपाइल करते हैं तभी पता चलेगा। तो मैं रन करता हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हो, 1 मिनट, ये एक ही वैल्यू क्या प्रिंट हुई है यार, एक ही वैल्यू 0 प्रिंट हुई है, नहीं 1 मिनट 5, इसको मैंने कब वैल्यू दे दी जी? 1 मिनट 1 मिनट 2 एक, अच्छा सॉरी, अच्छा 5 मैंने यहाँ पे, यार मैं भी पागल ही, यहाँ इनिशियलाइज़ किया मैंने, ठीक है ठीक है। तो अभी आपका होगा यार कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं, मतलब क्या पहले भी कुछ, मतलब स्टैटिक क्यों लगाया मैंने और इसका फ़ायदा क्या हुआ, और नहीं लगाता तो क्या होता, लगाया तो क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ए को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, मेरे को ए को एक्सेस करने के लिए इस क्लास का, जिस क्लास में ये वेरिएबल है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब तो आपको ऑब्जेक्ट भी पता चल चुका है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है, दरअसल वेरिएबल ही है। तो वेरिएबल क्यों बना रहा हूँ, इस क्लास के अंदर के माल पानी को एक्सेस करने के लिए। इस क्लास के अंदर क्या है, वेरिएबल्स हैं,
और कुछ है नहीं फिलहाल तो, अभी एक मेथड है स्टैटिक है वो भी, बाकी है तो इसके अंदर यहाँ पे जो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं इसके ए बी सी, इनको एक्सेस कर सकता हूँ इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, और डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता है बस, ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट ऑपरेटर, उसके बाद जो भी माल का नाम है वो, जो कि ए है, मैं ए में डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा हूँ। और सुनो, मान लो कुछ केस ऐसे होते हैं कि हमें चाहिए कि हम बिना ऑब्जेक्ट को बनाए ही उस वैल्यू को एक्सेस कर पाएँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आप क्लास नेम से भी डायरेक्टली उसके इंस्टेंस वेरिएबल को या उसके इंस्टेंस मेथड को भी, यानी उसके मेथड या किसी भी उसके डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, अगर वो डेटा स्टैटिक टाइप का बना दिया जाए। यानी कि अगर मैं इसको बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करने की कोशिश करूं, तो मैं इसको सीधा इसके क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? मैं अब कोड को कंपाइल करूंगा और मैं आपको शो करूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा और कोड हम पहले की तरह एकदम फाइन रन करेगा, बिना ऑब्जेक्ट के भी मैंने इसके इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया, जो कि पॉसिबल तभी है अगर इसका इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक टाइप का हो तो। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। और एक बात, खैर और कोई बात नहीं है। एंड रुको सुनो, आपको एक चीज़ और मैं दिखा दूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनको मैं अपने कोड में, मतलब जो आपकी क्लास के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, जो क्लास के अंदर होते हैं, किसी मेथड के अंदर नहीं, यानी कि उनका स्कोप होता है वाइड, पूरी क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि मैं इस ए को कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। क्या मैं इसमें, क्या अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं बिना क्लास नेम के भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी उसी क्लास में हूँ जिस क्लास में ये वेरिएबल है। तो क्या ये काम करेगा क्या? सबसे अच्छा तरीका, कोड को कंपाइल करो और पता करो। क्योंकि अब भी ए की वैल्यू 5, ओह मैन शिट। जी हाँ, आप ए को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने आपसे बोला था इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ये बात सच है। लेकिन अगर ये स्टैटिक ना होता तो क्या तब भी आप इसको एक्सेस कर पाते? ये जानने के लिए आपको यहाँ से स्टैटिक हटाना पड़ेगा। और क्या अब भी मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ? यहाँ पे सिंपल एरर आने वाला है। तो यहाँ बोलो, यहाँ तो एरर पढ़ो, बहुत ही प्यारा एरर है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल कांट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो आप यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और जहाँ से उसको एक्सेस कर रहे हो, जी हाँ, आप एक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो मेथड है, जिस मेथड से आप इसको एक्सेस कर रहे हो, जिस मेथड में आप इसका यूज़ करना चाह रहे हो, वो स्टैटिक है। और कभी भी स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं करा जा सकता। ये रूल है जो कि आपको मानना है। तो क्या मतलब है इसका? तो ठीक है, ये बोल रहा है कि स्टैटिक मेथड में से मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो क्या नॉन स्टैटिक में से यूज़ कर सकता हूँ? जी हाँ, यानी कि अगर यहाँ पे कोई अगर मेथड होता, मान लो लेट्स से एक पब्लिक या प्राइवेट, जैसा बनाना बना लो, वैसे भी किसी क्लास के अंदर है हम। ये पब्लिक प्राइवेट क्या है ये भी देखेंगे, डोंट वरी, फिलहाल के लिए इतना मान लो, पब्लिक ही लिख लो। वॉइड, ठीक है, टेस्ट, ये मेथड का नाम, और एक मेथड बनाया मैंने यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस करना पॉसिबल है? क्या यहाँ पे स्टेटमेंट काम करेगी? तो मैंने जैसा कि आपको बताया, अब मैं अगर इस मेथड को कॉल करता हूँ, अगर मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, तो क्या मेथड, पहली बात तो ये मेथड ही कॉल नहीं होने वाला इस तरीके से जैसा मैंने यहाँ लिखा है। क्यों? फिर वही एरर आएगा। दिखाऊं क्या एरर आएगा? चलो आपको दिखाता हूँ। देखो एरर कैसा आएगा। यहाँ बोला है कि नॉन स्टैटिक मेथड जो टेस्ट है वो रेफरेंस नहीं किया जा सकता स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से। यानी कि कुछ भी अगर नॉन स्टैटिक चीज़ है जो कि आप स्टैटिक मेथड के अंदर से एक्सेस करो या कॉल करो, वो होगा ही नहीं। तो फिर क्या मतलब, क्या हो, कैसे कॉल करूँगा? ऑब्जेक्ट के थ्रू। सिंपल है। ऑब्जेक्ट का एक मीडिएटर है जो कि क्लास के अंदर के माल पानी को एक्सेस करने का हमें फ्रीडम देता है। तो अभी मैं इसको कॉल करता हूँ, तो क्या अब हो रहा है?
हाँ ठीक है, रुको कुछ चीज़ें तो फिक्स कर लो पहले। लाइक यहाँ पे इसको तो फिक्स करो, इसको कमेंट में डाल दो बाकी। और हमारा ए तो स्टैटिक रहा नहीं, तो इसको भी कमेंट में डाल दो, ठीक है। अब करो इसको कोड को कंपाइल, तो कंपाइल हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई है, यानी कि ये वैलिड है। मैंने आपको बताया इंस्टेंस वेरिएबल पूरे कोड में कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं, कहीं से भी बढ़ सकते। कुछ रूल्स फॉलो आपको करने होते हैं कि अगर ये इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक नहीं है तो आप इसको किसी ऐसे मेथड के अंदर से एक्सेस मत करना जो स्टैटिक हो, अदरवाइज वो एरर आएगा जो भी आया था। और अगर करना ही है तो आप इसको स्टैटिक बना लेना। तो आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए वापस चलते हैं जहाँ पे थे। थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं मैंने यहाँ पे। देखो क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई, क्लास यहाँ एंड हुई, हमेशा एक मेन फंक्शन होगा। यहाँ पे और भी कई फंक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। फंक्शन फंक्शन फंक्शन, मैं बार बार फंक्शन बोल रहा हूँ। फंक्शन क्या है? एक पीस ऑफ ब्लॉक, एक पीस ऑफ कोड ब्लॉक जिसके अंदर आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। मतलब देखो एक ये फंक्शन हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड्स ना लिखने पड़े। यानी कि एक फंक्शन मैंने बनाया जिसका रोल है कि मैं उसको कुछ भी दूंगा वो प्रिंट कराएगा, तो मैं इसको रीयूज़ कर सकता हूँ ना इन फ्यूचर, कहीं भी कभी भी। मैं बार बार किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए सिस्टम और डाउट प्रिंट एलन ये नहीं लिख सकता यार, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ जाएगा। मान लो 10 वैल्यू प्रिंट करानी है, मैं बार बार ये लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यूज दिस वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 है, ये तो पागलपंती है। मैंने क्या करा, एक फंक्शन बना लिया, सिंपल उस फंक्शन को कॉल करूंगा, उसके अंदर उसकी वैल्यू दे दूंगा, उसको वैल्यू प्रिंट करा देगा। फंक्शन इसलिए बनाते हैं हम। और पैटर्न कुछ इस तरीके से है, फंक्शन को रिटर्न टाइप डालना पड़ता है, वो पब्लिक है प्राइवेट है ये बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है वो ये है कि उसका रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, 2 ब्रैकेट, उसके अंदर अगर वो पैरामीटर लेगा तो ठीक, नहीं कुछ लेता तो कुछ भी नहीं। और ब्रैकेट्स में ये 2 ब्रैकेट्स होते हैं कर्ली वाले, और इसमें कोई सेमीकोलन नहीं होता इन ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे। बाकी बीच में जो भी आप लिखोगे उसमें कर्ली, उसमें तो सेमीकोलन आता ही है। ये कुछ इस तरीके का सिंटैक्स है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेन नाम का मेथड ऑलवेज आपकी किसी जावा क्लास में मिलेगा ही, और ये एक एंट्री पॉइंट की तरह है, जिसका मतलब आपका कोड यहीं से रन होता चालू होता है। और इसलिए मेथड स्टैटिक है, बिकॉज अगर स्टैटिक ना होता तो फिर मेन फंक्शन को बिना माई क्लास नेम के ऑब्जेक्ट के कॉल करना इम्पॉसिबल होता, राइट। तो अब आपको ये पता चला कि क्यों मेन फंक्शन स्टैटिक है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है। ये फंक्शन, क्योंकि इस समय जब ये फंक्शन कॉल होता है तो उस समय इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं होता, और जब क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना हो तब इस केस में इस क्लास के किसी मेथड को एक्सेस कर पाना इम्पॉसिबल है। और ये इम्पॉसिबल है तब तक जब तक इस क्लास का मेथड स्टैटिक ना हो। स्टैटिक मेथड ही ऐसा मेथड है जो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के क्रिएट करे बिना ही डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट उस क्लास के नाम के थ्रू। ये सिर्फ मेथड्स के लिए नहीं, बात हो रही है वेरिएबल्स के लिए भी। वेरिएबल्स को भी बिना उस क्लास के ऑब्जेक्ट के बनाए एक्सेस किया जा सकता है। सिंपल, जैसे कि अभी वेरिएबल को एक्सेस किया था मैंने, क्लास माई क्लास नेम, मैंने क्लास का नाम दो, डॉट ऑपरेटर लगाओ और एक्सेस कर लो डायरेक्टली बिना उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हुए, ठीक है। और इसीलिए मेन फंक्शन स्टैटिक होता है, जो आपका जेवीएम है, ताकि आप उसको जेवीएम बिना आपके ऑब्जेक्ट को बनाए सीधा मेन फंक्शन को कॉल कर सके। अब देखो यहाँ पे देखो, बट ये मेथड आपको एंड्रॉयड की जावा क्लासेस में नहीं मिलेगा। देखो जब आप एंड्रॉयड में फील्ड में कदम रखेंगे तो वहाँ जब आप जावा फाइल्स बनाएंगे तो वहाँ पे आपको मेन मेथड नहीं मिलेगा, ना आपको बनाना होता है, बिकॉज वहाँ पे इसका इक्वलेंट मेथड है। जी हाँ, वहाँ पे भी एंट्री पॉइंट है, बट वहाँ मेन मेथड नहीं होता। वहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट का काम करता है और उसका नाम है ऑन क्रिएट। वहाँ पे एक मेथड आपको मिलेगा ऑन क्रिएट, वो हमेशा आपको बनाना पड़ेगा और वो मेथड ही आपका एंट्री पॉइंट वहाँ पे कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट के आगे ये जो माई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा एरो ऊपर चला गया, ये इसको पॉइंट कर रहा है। माई ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाकर हम उस माई क्लास नेम के इनसाइड के मेथड को यूज़ या कॉल कर पा रहे हैं। और एक बात और नोट करने वाली है कि किसी भी जावा फाइल, चाहे प्योर जावा हो या एंड्रॉयड के अंदर, किसी भी तरह का कोड किसी क्लास के बाहर नहीं लिखा जाता, ये मैंने भी ऑलरेडी बताया हो। अच्छा, क्लास के इनसाइड डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट उस क्लास के डेटा मेंबर्स कहलाते हैं और मेथड को इंस्टेंस मेथड कहते हैं, ठीक है। इंस्टेंस इज अनदर सिनोनिम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बार बार इंस्टेंस बोला, अभी आपको इंस्टेंस का फंडा भी समझ में आया कि इंस्टेंस कुछ नहीं है, सिनोनिम है ऑब्जेक्ट का ही। अगर मैं इंस्टेंस बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बोलूँ, वेरिएबल बोलूँ किसी नॉन प्रिमिटिव के लिए, तो आप समझ जाना तीनों का मतलब ही एक ही है।
अच्छा, रिविजिटिंग क्लास विद कंस्ट्रक्टर। अच्छा सुनो, अब एक क्लास बनाते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। अब मैं माई क्लास नेम यहाँ बनाने वाला हूँ। एक बात और बताता हूँ, जब भी आप फाइल बनाएंगे आपको उस फाइल का नाम रखना पड़ेगा उस क्लास के नाम से। जी हाँ, मान लो अगर आपने क्या करा, मैं पहले चलो ये बताता हूँ। देखो, इस फाइल का नाम डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, एक्सटेंशन डॉट जावा का है। इसको अगर मैं क्या करूँ, अगर क्लास का नाम चेंज कर दिया, यानी कि क्लास का नाम और फाइल का नाम अगर मैच नहीं खाया, तो पता है क्या होगा। देखो मैंने चेंज कर दिया। अब मैं कोड कंपाइल करूँ, और रन करता हूँ, ठीक है। अरे कहाँ गया भैया, वत एक मिनट। अच्छा, वो पहले से कोड पड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं पहले उड़ा दूँ ज़रा, ठीक है, रुको यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, अभी शॉर्ट में उड़ाता हूँ ना। ठीक है, डॉट क्लासेस फाइल सारी उड़ा दी मैंने। अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ दोबारा से। अब देखो, अच्छा सुनो, अरे एक चीज़ तो रह गई मेरे भाई। क्लास का नाम चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ना। ये क्लास का नाम अब बदल गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो अब रन करते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हो, अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू नाम से नहीं बना है, मतलब पहले जिस फाइल नाम से था उसी नाम से था। अभी देखो क्लास बनेगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही नाम से, यानी कि क्लास तो इसी नाम से बनेगी जिस नाम से आपने बनाई है। भले ही फाइल का नाम आप कुछ भी रख दो, इट डजेंट मैटर है यार। तो यानी कि आप एक्सेस करोगे अगर, तो इस तरीके से एक्सेस करना पड़ेगा क्लास का नाम डाल के। और एक बात और ध्यान रखना, आपको जो मतलब फाइल का नाम वही रखना है जो कि आप अंदर क्लास का नाम रखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज़ आप बहुत कंफ्यूजन में हो जाओगे। और वैसे भी क्लास, जाहिर सी बात है, जावा में फ़ाइल उसकी जो अंदर क्लास है उसको रिप्रेजेंट करती है। आप देखने से पहले ही बता दोगे कि उस क्लास में क्या नाम होने वाला है। लेकिन अभी इसका नाम डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और क्लास का नाम डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो क्लास का नाम और फाइल का नाम हमेशा आपको क्या रखना है, सेम। चलिए इसको छोड़ो, अब बनाते हैं हम खुद की माई क्लास नेम डॉट जावा, ओ सॉरी, जावा। तो यहाँ पे आपको क्लास बनानी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया हर चीज़ क्लास के अंदर होगी, तो सबसे पहला काम जावा में क्लास बनाना होता है। तो और क्लास का नाम आप फाइल के नाम पे ही रखते हैं, तो माई क्लास नेम। क्लास बनाने उसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस आते हैं, उसके बीच में ही जो भी आएगा आना है। उसके बाद हम कुछ इंस्टेंस वेरिएबल बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं ए, जिसको मैं वैल्यू यहीं के यहीं हाथों हाथ भी दे देता हूँ। और इसके अंदर एक मेथड बनाऊंगा मैं वॉइड टाइप का, जिसका रिटर्न टाइप तो कुछ नहीं है, यानी कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। मेथड को हम दोबारा से रिविजिट कर लेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लो। चलो पहले मेन फंक्शन ही बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक। ये तो रटने वाली चीज़ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमेशा आना ही आना है इसको तो। और अंदर एक एरे आएगा। एरेज क्या होते हैं ये भी हम और पक्का डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। कुछ चीज़ें अभी आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने वाले हो माई क्लास नेम। अब मैं बार बार अब ऑब्जेक्ट बोलूँगा, ठीक है। कभी कभार कुछ लाइक मैं कस्टम डेटा टाइप हमारा माई क्लास नेम है और उस टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ, लेकिन लिखूँगा मैं ऑब्जेक्ट ही, ताकि आपको आदत पड़ जाए। ऑब्जेक्ट न्यू ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और क्लास का नाम देना पड़ेगा जो हमारा कस्टम डेटा टाइप का नाम है, और ये दो कर्ली मतलब दो ब्रैकेट्स, एंड दैट्स इट। अब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हो, इसमें जो भी पड़ा है। लाइक आप इसको ए को प्रिंट कराना हो तो प्रिंट करा लो यार, वैल्यू चेंज करानी हो तो वो भी कर सकते हो। अबे ये क्या कर रहा हूँ। तो जस्ट इसको मैं कोड को कंपाइल करूंगा एंड रन करूंगा, एंड दैट्स इट।
और ये कोड कंपाइल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है कोड एकदम, मतलब इसमें कुछ समझने वाली बात मुझे नहीं लगती है इतना डिस्कस करने के बाद। तो इसको आपको रन करना है। और क्या बोल रहा है, अच्छा सॉरी, बातों बातों में तो नाम ही गलत लिख दिया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखो और इस तरीके से, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जावा सी माई क्लास नेम हो गया, ठीक है। इसको आप, यार बाहर गली वाले बहुत हल्ला काट रहे हैं, क्या करूँ मैं इनका, पड़ोसी से परेशान हूँ मैं, क्या ही करूँ। तो ये मैंने, ठीक है। तो और मेथड्स भी वैसे ही हैं जैसे अभी देखा, मेथड मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी छोड़, तो इतना जान लो कि अगर कोई मेथड होता तो इस तरीके से आप बना सकते हो, और उसको भी आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो जैसे कि अभी किया। तो ऑब्जेक्ट का काम तो समझ में आ गया है क्या करना है। अब देखो क्लासेस में, अब अभी कंस्ट्रक्टर छोड़ो, वैसे अगला टॉपिक क्या था। ओके तो चलिए, तो मेथड और कंस्ट्रक्टर की ही बारी है, चलो दैट्स फाइन। फिर तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का तो क्लियर कर दिया मैंने, अब मेथड्स और कंस्ट्रक्टर देखते हैं। चलो तो इसी के अंदर बनाते हैं मेथड को। देखो मेथड बनाने का तरीका क्या है। मेथड बनाने का तरीका ये है कि देखो ये भी एक मेथड ही है जिसका नाम मेन है, तो ये तो बनता ही है, तो बनाना है कंपलसरी। अब खुद के मेथड भी तो बना सकते हैं, खुद के मेथड जिनका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले आपको इसको रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न टाइप यानी कि वो रिटर्न में कुछ देता है क्या, यानी कि सुनो, एक मेथड है, एक छोटा सा पीस है कोड का, ठीक है। आप उसको मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हो, ये फ़ायदा होता है। जब आप उसको रन करोगे तो वो रिटर्न में कुछ वैल्यू देता है, और ज़रूरी नहीं कि देता है, ये आप डिसाइड करते हो कि देगा कि नहीं देगा, और वो मेथड को बनाते टाइम आप ही डिसाइड करोगे। उसके बाद रिटर्न टाइप जब आप बता दोगे तो उसके आपको बताना पड़ेगा कि उसका नाम क्या है, ठीक है। मेथड नेम कुछ भी, उसके बाद ये 2 ब्रैकेट्स आते हैं, और उसके बाद इसको यहाँ पे आप कोड में इस ब्लॉक में जो मर्जी लिख सकते हो वो रन होगा, वो एग्जीक्यूट होगा कोड। रिटर्न में अगर मैं यहाँ पे वॉइड डालता हूँ, वॉइड कीवर्ड है, वॉइड का मतलब ये मेथड सिर्फ रन होगा और रिटर्न में कुछ नहीं देगा। लाइक ये सिर्फ रन हो रहा है, इसके अंदर कुछ भी लिखो आप, रन हो जाएगा। हेलो फ्रॉम मेथड, ठीक है। मेथड या फंक्शन जो बोलना है बोलो, एक ही बात है। तो अब इस मेथड को कॉल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। आप, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है ही, और ऑब्जेक्ट क्यों होते हैं मैंने इसके बारे में बता ही दिया, तो इससे मैं मेथड को कॉल कर दूंगा। मेथड कॉल करने के लिए आपको मेथड का नाम और 2 ब्रैकेट चाहिए होते हैं, और बस। ये ब्रैकेट्स क्यों, मतलब क्या सिर्फ बिना ब्रैकेट के कॉल क्यों नहीं हो सकता। इन ब्रैकेट का रोल है, इन ब्रैकेट का कुछ पर्पज़ है। अभी आपको दिख नहीं रहा है इनका पर्पज़, अभी इनका पर्पज़ मैं आपको बताऊंगा किन पर्पज़ के लिए इनको रखा गया है, इन ब्रैकेट्स को। क्यों इन ब्रैकेट्स के बिना कॉल नहीं करते, क्यों इन ब्रैकेट्स का ज़रूरी है यहाँ पे होना। सबसे पहले कोड को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे फटाफट, और देख लेते हैं इसको फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। हेलो फ्रॉम मेथड, ठीक है, कोड काम कर रहा है, ओके। वाई वी हैव दीज ब्रैकेट्स, इसमें क्या है कि हम ये भी बता सकते हैं कि क्या ये कुछ वैल्यूज़ ले सकता है। देखो अभी तो इससे हमने बताया कि कोई वैल्यू नहीं देता है, रिटर्न में कुछ नहीं देगा, बस ये रन होगा और बात खत्म। लेकिन क्या ये मतलब देगा तो नहीं है कुछ भी रिटर्न में, बट क्या ये लेगा कि नहीं, मतलब जब हम मेथड को कॉल करेंगे उस समय हम उसको कुछ भी दे सकते हैं, जी हाँ, बट वो क्या आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। लाइक आप उसको एक इंटीजर पास करा सकते हो, वेरिएबल नेम आपको देना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से। और मल्टीपल्स यानी कि सिर्फ एक ही नहीं, मतलब और भी चीज़ें, लाइक यहाँ पे कैर भी आप कर सकते हो, बी, ठीक है। और आप इनको ये लोकल वेरिएबल्स होंगे, ध्यान रखना, ये सिर्फ इस मेथड के लिए होंगे, इनको आप बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। यहाँ पे आप इसको छोड़ो, कॉन्कैटनेशन तो मैंने आपको बताया नहीं है अभी, तो मैं बाद में ही बताऊंगा। तो प्रिंट एलन, ठीक है, और यहाँ पे ए मैं प्रिंट करा रहा हूँ, बी भी प्रिंट करा सकते हो आप, आपकी मर्जी है। अब देखो यहाँ मैंने बताया कि मैंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम मेथड नेम है, और उसका रिटर्न वॉइड है, यानी कि वो कुछ भी रिटर्न तो नहीं करता है। बट ब्रैकेट में मैंने जो टाइप्स लिखे हैं, इन टाइप का ए, और उसके बाद कोमा से मैं यहाँ पे लिस्ट में पूरी चीज़ों को सेपरेट करता हूँ, कोमा, कैर, वी। मैं ये बता रहा हूँ कि एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेगा और कैरेट टाइप का एक वेरिएबल लेगा।
और उन वेरिएबल्स के नाम मैंने ए और बी रखे हैं। तो अगर मैं इसको कोड को कंपाइल करूँ तो कंपाइल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। क्यों नहीं होगा अभी दिखाता हूँ। एरर देखो, एरर पढ़ना सिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे लिखा है कि मेथड डी ने, और जो मेथड है, मेथड का नाम मेथड नेम इन क्लास माई क्लास नेम कांट बी अप्लाई टू गिवन टाइप्स। क्यों ये बोल रहा है कि रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट है भाई इंटीजर और एक कैरेक्टर चाहिए, बट आप जो इसको फाउंड किया वो नो आर्गूमेंट्स, आपने कुछ दिया ही नहीं है। चाहिए दो इंटीजर कैरेक्टर, लेकिन कोई आपने दिया नहीं है। तो रीजन आप मिलेंगे एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स लिस्ट डिफरेंट इन लेंथ, यानी कि चाहिए इसको दो आर्गूमेंट्स, बट आप इसको कुछ नहीं दे रहे हो, तो आपको देना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे आप उसको एक इंटीजर और एक कैरेक्टर दे सकते हो। कैरेक्टर को सिंगल क्वाड्स के अंदर रखा जाता है, ध्यान रखना, डबल क्वाड्स नहीं, सिंगल क्वाड। एक कैरेक्टर फिट होता है एक सिंगल क्वाड के अंदर। तो अब ये क्या, अब एरर आएगा? जी नहीं, बिल्कुल एरर नहीं आएगा। जो चाहिए वो हम दे रहे हैं क्योंकि मेथड कॉल के समय। तो अब इसको मैं डायरेक्टली रन करता हूँ और ये सिंपल रन हो गया। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या मैंने जो यहाँ पे हमने प्रॉमिस किया था मेथड बनाते समय, एक प्रॉमिस किया था मेथड से ही कि मेथड सुन, तेरे को बना रहा हूँ और तू, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी तुझे कॉल किया जाता है, जैसे कि यहाँ किया जा रहा है कॉल। देखो मेथड को एग्जीक्यूट करना ही उसको बोलते हैं कॉल करना। तो मैंने मेथड से एक प्रॉमिस किया इसको बनाते टाइम कि अगर तुझे कोई कॉल करेगा तो तुझे हमेशा दो वैल्यूज़ मिलेगी, पहली इंटीजर होगी, दूसरी कैरेक्टर होगी। यानी कि अगर उस बंदे ने क्या करा, अगर उसने पहले कैरेक्टर और दूसरा इंटीजर देने की कोशिश करी तो भी ये इनवैलिड सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कैरेक्टर दिया और फिर इंटीजर दिया, हालांकि अब भी मैं एक इंटीजर और एक कैरेक्टर दे रहा हूँ, बट इस बार सीक्वेंस अलग है, तो यानी कि तो ये भी एरर जनरेट होगा। मैंने पहले से ही प्रॉमिस किया था। देखिए यहाँ पे देखो, इनकम्पेटिबल टाइप्स, यानी कि सीक्वेंस भी वही होगा जो यहाँ पे है, आप सीक्वेंस में चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि इन एवरी केस ये एरर देगा, कुछ केसेस में एरर नहीं देगा, कुछ केसेस में आपसे मिस हो सकता है। यहाँ पे एरर क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो, जब आपने ए पास कराया तो ये तो इंटीजर में फिट हो जाएगा, क्योंकि जो ए है वो कैरेक्टर है 2 बाइट का है और इंटीजर 4 बाइट का है। तो जब आप छोटे से बड़े में कुछ ट्रांसफर करते हो तो जावा चुपचाप कर देता है, एरर जनरेट नहीं करता। बट आप जब इंटीजर जो कि बड़ा है, इस छोटी से बेचारी नन्ही सी चारान में 2 बाइट की रूम में 4 बाइट का सामान डालने की कोशिश करते हो तो एरर जनरेट होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे भी कैरेक्टर दे दो तो क्या ये काम करेगा? यानी कि इंटीजर दे ही नहीं रहे हैं इस बार, तो क्या ये काम करेगा? क्या ये हैक हो जाएगा? जैसा कि आपने देखा अभी हमने हैक कर लिया मतलब इट जस्ट लाइक, इस बार लाइक हैक ना, मतलब हमने तो मेथड बनाते समय मेथड को प्रॉमिस किया था ना कि एक इंटीजर होगा, एक कैरेक्टर होगा, पहला इंटीजर दूसरा कैरेक्टर, बट दोनों ही कैरेक्टर आ गए। उसके बाद भी एरर नहीं आया और कोड रन भी हो गया, और आउटपुट देखो इस बार 97 आया। ये 97 आया कहाँ से? ए की वैल्यू, यानी कि ए मतलब ये इंटीजर 97, दरअसल ए का अगर आप स्काई टेबल देखो तो ए की स्काई वैल्यू 97 है, तो ये वो प्रिंट हुई है, वह प्रिंट इंटीजर है। जब ए यहाँ से पास हुआ तो इसकी स्काई वैल्यू प्रिंट उसमें शिफ्ट कर दी गई, बिकॉज इंटीजर है, आफ्टर ऑल इंटीजर तो इंटीजर ही होल्ड करेगा ना। बट चूंकि कैरेक्टर था ये बेचारा छोटा था, बड़े में सेव करा रहा था, जावा ने कोई चुपचाप नहीं की, सीधा डाल दिया उसको अंदर, चल बेटा। तो अगर अगेन यहाँ पे मैं सीज करूँ तो मैंने आपको बताया, अगर आपको अपनी धौंस चलानी है, अगर आपको कंपाइलर को बोलना है सुन बे पॉसिबल लॉजिक कन्वर्सेशन भी चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो, पहले ये कोड एरर दे रहा था, अब नहीं देगा क्योंकि इस बार मैंने टाइप कास्टिंग करी। सॉरी अरे कहाँ कर दिया, अरे रे भाई, गलत। यहाँ टाइप कास्टिंग अलाउ नहीं है, यहाँ नहीं करना भाई, सॉरी यहाँ पे ही आप इसको टाइप कास्ट कर दो। मैं अभी क्या कर रहा था यार, मतलब कुछ वो सेंस बैठ रहा था, नहीं सेंस बैठ रहा था। आपको इस इंटीजर को कैर में देना था ना, तो क्या जिसमें देना है वो आपको लिखना पड़ता है, और वो आपको इस साइड में लिखना है, ठीक है। तो इसको यहीं पे टाइप कास्ट कर लिया मैंने, तो अभी सब एवरीथिंग इज़ फाइन, देखो हो गया काम। तो यहाँ पे भी एरर नहीं है, तो आपने कुछ बेहतरीन चीज़ें सीखी यहाँ पे। चलो वापस चलते हैं। देखो मेथड आपने समझ में कैसे बनाते हैं, क्या है, इरेजेबल कोड है, आप इसको कितनी बार भी टाइम्स कॉल कर सकते हो, ठीक है।
जैसा आप पैरामीटर दो, कुछ दो इसको, ये आपको उन वैल्यूज़ पे और उन वैल्यूज़ को अंदर एक्सेस करो, कुछ भी करना है, कुछ जो करना है करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर क्या है, ये कंस्ट्रक्टर का फंडा क्या है, चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बाद। देखो रिविजिटिंग क्लास, हम कंस्ट्रक्टर के साथ जरा क्लास को रिविजिट करते हैं। देखो क्लास ये रही, अब कंस्ट्रक्टर देखो यहाँ पे एक नया चीज़ दिखा, एक मेथड है मेन नाम का, ये तो ठीक है। ये क्या है, लग तो मेथड ही रहा है, मतलब हालांकि इसका नाम मैंने अपने क्लास के ऊपर ही दिया है और इसका रिटर्न टाइप हालांकि यहाँ कुछ है नहीं, हालांकि आर्गूमेंट तो ये भी ले रहा है और कुछ कोड इसके अंदर लिखा हुआ है। दिस ऑपरेटर क्या है पता नहीं, बाकी लग तो ये मेथड की तरह रहा है, कुछ चीज़ें भले ही अलग हैं। तो इन्हें और इसको ये है क्या, ज़रा पढ़ते हैं। ओके, तो जैसा कि अभी तक जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे और जब हमने बनाए थे न्यू ऑपरेटर के साथ, तो बस ब्रैकेट दे रहे थे, बीच में कुछ दिया नहीं था। इस बार हमने कुछ दिया है, चलो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा मैंने। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड फंक्शन होता है, ठीक है, ये मेथड ही है, ओके, बट स्पेशल टाइप का है, जिसकी हेल्प से हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से पहले कुछ भी वर्क कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी इनिशियलाइजेशन, कुछ भी वर्क ऐसा जो आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट बनने से पहले हो जाए, वो कोड ऑफ पीस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा जाता है। ओके, सो किस तरह का वर्क, वेल लाइक हम उस क्लास के मेंबर्स वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, अभी देखेंगे इसको भी। ओके, सो देखो यहाँ एक मेथड बनाया है जिसका नाम मैंने क्लास के नाम पर रखा है। तो कंस्ट्रक्टर की पहली खास बात, ये एक मेथड है जिसका नाम उसकी क्लास के नाम पर रखा जाता है। जी हाँ, आप उसका नाम नहीं चेंज कर सकते, नाम सेम होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी कंस्ट्रक्टर, किसी भी मेथड को कंस्ट्रक्टर कहलाने के लिए उसका नाम उसकी क्लास के ऊपर रखा जाएगा। ये नोट करिए कि कैसा मेथड जिसका नाम उसकी क्लास के नाम पर रखा गया वो मेथड ही उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, दिस एक कीवर्ड है, देखिए मैंने बहुत सारे कीवर्ड है जावा में, जिसमें से दिस भी एक कीवर्ड है। इसका यूज़ क्या है, दिस एक कीवर्ड है जिसका यूज़ हम क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए करते हैं। बट अभी क्यों, मतलब दिस का यूज़ क्यों करते हैं, हम ऑब्जेक्ट का यूज़ भी तो कर सकते हैं ना। अच्छा सुनो, यहाँ पे क्लास के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए करते हैं जब क्लास के मेंबर वेरिएबल के नाम किसी लोकल वेरिएबल के नाम से क्लैश करे और बोथ नेम सेम हो। दिस ऑलवेज करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करता है। क्या आप समझ में आया, दिस का यूज़ हम तब करते हैं, देखो दिस का अलग से चैप्टर लेंगे हम, टेंशन मत लो, लेकिन यहाँ इन शॉर्ट समझ लो, दिस का यूज़ हम तब करते हैं जब आपका लोकल वेरिएबल जो मेथड के अंदर होता है, एक माई क्लास नेम, ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये मेथड ही है बाय हार्ट। तो ये आर्गूमेंट में देखो, आर्गूमेंट लिस्ट में एक स्ट्रिंग टाइप का वो ले रहा है डेटा, और जिसका नाम वेरिएबल का नाम रखा गया है नेम। और चूंकि माई क्लास जो हमारी क्लास है उसमें इंस्टेंस वेरिएबल भी है एक जिसका नाम भी नेम है, और इस लोकल वेरिएबल का नाम भी नेम है। तो अगर मैं इस नेम की वैल्यू देना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लैश हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे इस कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा कि कौन से नेम में कौन सा नेम जा रहा है, बिकॉज इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं नेम एक्सेस करता हूँ तो कंपाइलर के लिए वो नेम इस लोकल वाला ही होगा, उससे पता नहीं, उस मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा नेम है, क्योंकि नाम दोनों के सेम है, इंस्टेंस वाले के भी लोकल वाले के भी। तो इंस्टेंस वाले को एक्सेस करने के लिए मैं दिस लगा दूंगा, डॉट लगा दूंगा। दिस कंपाइल टाइम में क्या होगा, मतलब जब रन होगा तो जब कोड रन होगा तो दिस रिप्लेस हो जाएगा माई क्लास, जो हमारी ये क्लास है माई क्लास नेम, इसके ऑब्जेक्ट से, यानी कि ये जो माई ओबीजे है ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर सिंपल है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्या होगा अगर मैं क्लास में कंस्ट्रक्टर ना बनाऊं, क्या तब भी मुझे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ब्रैकेट चूज करने होंगे, लाइक ओबीजे न्यू क्लास, या विदाउट ब्रैकेट काम चल जाएगा। तो यहाँ से अब एक कंसेप्ट आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, ओके लेट्स क्लियर अबाउट डाउट। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि यस, हमें ऑलवेज ब्रैकेट्स के साथ ही ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं या नहीं ये मैटर नहीं करता, यानी कि आप चाहे कंस्ट्रक्टर खुद से बनाओ या ना बनाओ, आपको ब्रैकेट्स यूज़ करनी ही है। अब क्यों कर रहे हैं यार, जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे तो, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्टर आप बनाओ, अगर नहीं बनाओगे ना तो कंपाइलर खुद से ऐड कर देगा। जी हाँ, कंस्ट्रक्टर तो ऑलवेज होना ही है, चाहे आप नहीं बनाओ तो भी। इसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि बता दूँ, ओके सो कहाँ पे थे, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो मैं बता रहा था, हाँ, कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने जो क्लास बनाई माई क्लास नेम, अभी जो कंपाइल करी थी उसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं किया है,
तो उसमें कंपाइलर खुद ही एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा, ठीक है, जिसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। एंड वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसका पब्लिक क्लास नेम, और ये पब्लिक प्राइवेट क्या चीज़ें हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं इनको। इनका क्या रोल है वो बाद में देख लेंगे, इतना ज़रूरी नहीं है अभी इसको जानना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप चाहें ना या ना चाहें, कंस्ट्रक्टर तो होता ही है, उसको आप कॉल करते ही हो। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट नोट करने की है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, ठीक है। और एक बात जो पहले नहीं बताया वो ये कि कंस्ट्रक्टर कैसे भी हो, उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड रिटर्न टाइप के माने जाते हैं, ठीक है। उनको वॉइड रिटर्न टाइप का माना जाता है, उनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, आपको रिटर्न टाइप यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो ये मेथड्स हैं, इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो इनको कंस्ट्रक्टर बनाती है। ओके, चलो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं फिर। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैसे भी कंपाइलर बना ही रहा है, बट इस बार हम चलो कुछ अपना बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर। फिर देखो, पब्लिक ये डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अगर ये भी करोगे तो भी चलेगा। बस ये मैंने एक मेथड बनाया है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, बट आपको ये स्पेसिफाई नहीं करना, ध्यान रहे, वरना एरर आएगा। तो यहाँ पे आपको, समझ रहे हो, मतलब एरर से मेरा मतलब है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ यार करके, सबसे बेहतर चीज़ तो यही होगी। ओके फाइन, तो ये मैंने कर दिया, तो मैं कोड को कंपाइल करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो कोड को मैंने यहाँ पे 50 हेलो फ्रॉम मेथड 97, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब आपको हो गया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मज़ा आ गई। मैं अभी सब्र रखो, मज़े आ रहे तुम्हें, रुको अभी इसमें कुछ ऐड करते हैं, मतलब कि ये आर्गुमेंट में कुछ ले स्ट्रिंग छोड़ो, स्ट्रिंग तो मैंने बताया नहीं है वैसे अभी। इंटीजर लेते हैं, इंटीजर ए। और अगर आप क्लैशेस से बचना चाहते हैं तो आप वेरिएबल्स का नाम अलग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे वेरिएबल इसको बिना दिस के भी आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बोथ वेरिएबल्स नेम अलग हैं। अगर सेम होते तो वहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, अदरवाइज तो काम हो गया। तो यहाँ पे मैं ए दूंगा, ठीक है, मतलब कुछ दूंगा, सॉरी ये। अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मैंने कंस्ट्रक्टर बनाते समय कंस्ट्रक्टर से प्रॉमिस किया है कि भाई सुन, जब भी जिस भी टाइप का तू कंस्ट्रक्टर है, मतलब जिस भी क्लास के लिए तेरे को बनाया गया है, उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो आर्गुमेंट लिस्ट में तुझे इंटीजर दिया जाएगा। तो ठीक है भाई, जब प्रॉमिस किया है तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो एरर आएगा। बट अगर मैं ना दूँ तो, चलो दूँ, पहले मैं देता ही हूँ, मैंने एक इंटीजर दे दिया, ठीक। अब देखते क्या होता है यार, एरर आ गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोई आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए बट फाउंड वन इंटीजर, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये बोल रहा है कि कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, मतलब मैं आर्गुमेंट ना दूँ तो क्या मतलब, अगर मैं आर्गुमेंट ना दूँ तो कोड कंपाइल हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? मैं आपको बता दूँ, मैंने आपसे बोला था ना कि यहाँ वर्ड नहीं लगाना, बाय डिफॉल्ट वर्ड होता है। पता है क्या हुआ है, अभी आपने क्या करा है, एरर तो नहीं आया, बट ये अब कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर कौन बनाता है, कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, उसका नाम क्लास के ऊपर हो और उसका रिटर्न टाइप कुछ ना हो। और अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस किया तो वो एक ऑर्डिनरी मेथड की तरह ट्रीट होता है, यानी कि वो अब कंस्ट्रक्टर नहीं है। और अगर कंस्ट्रक्टर नहीं तो यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड किया गया होगा यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब ऐड होगा तो वहाँ पे कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, और इसीलिए एरर आया कि कोई आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए भाई। तो यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और अब ये कंस्ट्रक्टर की तरह ट्रीट होगा, ना आप इसमें कोई वैल्यू दोगे तो काम हो जाएगा। देखा कितना इजी था, कंस्ट्रक्टर जान लिया, मेथड जान लिए, समय के साथ एक्सपीरियंस जब आएगा, मेरे साथ साथ चलोगे तो सब सीख जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। क्रैश कोर्स ना, दिक्कत मत लिया करो, प्रैक्टिस याद रखो, प्रैक्टिस मैक्सिमम मेन परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है आपको। और टेलीग्राम में ग्रुप में जो भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, उसको लेकर। अब देखते हैं आगे क्या है। भाई देखो, टाइम तो समाप्त हो गया है, मैंने आपसे बोला था मैक्सिमम 1.5 घंटे की मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैक्सिमम लेंथ की। तो अब मैंने सोचा था कि पूरा कवर हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, हमें टाइम भी छोटा रखना है और ये भी तो देखना है कि आपको चीज़ें समझ में आए। मैं फटाफट तो नहीं बताना चाहता कुछ भी। तो यहाँ तक काम हो चुका है हमारा, ये काफ़ी मेजर पोर्शन था, खासकर क्लास ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट अभी ज़रूरी है कि आपके मन में बैठ जाए।
वही मैं इतने सारे हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें धीरे धीरे आपको आ जाएगा, टेंशन मतलब। अब हम इनहेरिटेंस देखेंगे अगली चैप्टर में, मतलब कि उसमें जो टॉपिक्स होंगे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और जाहिर सी बात है 1-1.5 घंटे की वीडियो वो भी होगी तो उसमें भी कई सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इस तरह के 3 से 4 लेक्चर, या मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़्यादा 5 लेक्चर। इन 5 लेक्चरों में हर 5 लेक्चर 1-1 घंटे के अगर होंगे तो यूँ समझ लो 5-6 घंटे आपका क्रैश कोर्स होगा, ये पूरा कंप्लीट जावा ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हो, जितना ज़रूरी है उतना मैं बता दूंगा। तो बाय, तो मिलते हैं कल। और वीडियो भाई देखो पक्का कह रहा हूँ कल भी वीडियो आएगी। मैं क्योंकि 4-5 वीडियो बनानी है, बस फटाफट बना के छुट्टी करता हूँ, जावा का कलेश भी काटता हूँ यार। तुम लोग बहाने बहुत मारते हो एंड्रॉयड में कि सर हमें एंड्रॉयड नहीं आ रहा है बनाना है, कि हमें जावा ही नहीं आती है, तो आपकी एंड्रॉयड सीरीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है लो भाई, अब तुम्हें जावा ही दिखा देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद तो अब देखो भी, अगर आपको चाहिए मेरे को मोटिवेटेड रखना है, लाइक कर देना प्लीज़, और कमेंट भी कर देना, ठीक है। और कोई भी आपका कंसेप्ट कमज़ोर है तो मुझे बता देना, वैसे मैं सारे कंसेप्ट लेने वाला हूँ, कुछ छूटने वाला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन तब भी कोई कंसेप्ट हो जो आपको मेरे जहन में डालना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो अभी के लिए बाय, टाटा, सी यू। कल इसी टाइम पे लगभग आपको वीडियो मिल जाएगी अगली, यानी कि इसका सेकंड लेक्चर। 3-4 दिन मुझसे बने रहो, आपका जावा मैं कंप्लीट करा दूंगा।